Infinity Classes, endless learning. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में। आज हम थ्योरी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट। तो आज डिटर्मिनेंट को कोशिश किया जाएगा पूरा एक खत्म कर दिया जाए। एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है तो उसमें कुछ इशू होने की वजह से न्यूमेरिकल वगैरह नहीं लग पाए थे, तो आज हम उसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। बच्चे थ्योरी पार्ट को भी आज हम खत्म कर देंगे। आज के बाद डिटर्मिनेंट का लेक्चर नहीं होगा। तो क्या हुआ है, हम लोग तीन चीज़ें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? ग्रेजुएशन का पोर्शन, 12th का पोर्शन और विगत वर्षों में पूछे गए जितने पीवाईक्यू उनका अध्ययन करते हैं। हम पीवाईक्यू के थ्रू अभी तक क्या उसके पहले सीक्वेंस सीरीज के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो अगला जो पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा डिटर्मिनेंट के ऊपर होगा। अगर आप उसमें नहीं विजिट किए, नहीं देखें तो एक बार देखिए, आपको पता चलेगा कि वो कितना बेहतरीन है। मतलब बेहतरीन है। और आज ये डिटर्मिनेंट का लेक्चर है। डिटर्मिनेंट के लेक्चर को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कोशिश किया जाएगा कि आज ये खत्म हो जाए। साथ में साथ हम ग्रेजुएशन पोर्शन को भी पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन पोर्शन अपना चल रहा है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी अगर आपका कहीं डाउट हो रहा है ग्रुप थ्योरी में, तो अगर आप नहीं देखें तो एक बार विजिट करिए। उसमें क्या है कि आधुनिक पैटर्न के हिसाब से जो इस समय पैटर्न, जो एग्जाम के पैटर्न बंद है, उस पैटर्न के हिसाब से ग्रुप थ्योरी पढ़ाया गया है। उससे बाहर क्वेश्चन ना उसके बाहर आना है, ना उससे ज़्यादा आना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अभी पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट को पढ़े थे, तो उस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हम थोड़ा आप लोगों को कुछ ना कुछ बता देते हैं, ताकि आज के क्लास को और पिछले क्लास को दोनों को कंक्लूड करके पढ़ने में थोड़ा मजा आए। तो जितना पढ़े थे पिछले क्लास में ओवर जल्दी ओवरव्यू अभी दे देते हैं 5 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। सभी जितने लोग देख रहे हैं सभी का स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। चलिए पहले हम बताते हैं पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे, उसके बाद हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे, तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे डिटर्मिनेंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे दोस्त? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन पढ़ा था। डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन क्या होता है इसको हमने पढ़ा। फिर मैंने इसके एक्सपेंशन को पढ़ा कि एक्सपेंशन क्या होता है भाई, एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट। फिर इसके सिंबल को भी देखा, नोटेशन जिसको बोलते हैं, इसके सिंबल्स को भी देखा, कैसे कैसे डिनोट किया जाता है। कैसे कैसे डिनोट किया जाता है भाई, कुछ याद है? डी से डिनोट किया जाता है, डेल्टा से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं डिटर्मिनेंट आप ऐसे कहीं कहीं लिख भी दिया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त, बड़ा सिंपल सा है। फिर मैंने इसके एक्सपेंशन को सीखा, 2/2 का भी सिखाया था मैंने, 3/3 का भी सिखाया था। याद है? कुछ याद होगा ही। फिर कैसे सिखाया था भाई? जैसे क्या है, कभी 2/2 डिटर्मिनेंट का कुछ ऐसे दे दिया, मान लो ये लिखा गया, क्या कहते हैं, कैसे बोले थे भाई, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, फिर इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके घटा दो, कितना आ जाएगा? -5। यानी कहीं पे अगर जैसे जनरल फॉर्म में A1 B1 A2 B2 ऐसा कुछ लिखा गया है, तो इसको क्या करते थे, पहले A1 को B2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? A1 B2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा दो, कितना हो जाएगा? A2 B1 को इसमें से घटा दो। यही अपना एक्सपेंशन था। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। फिर हम 3/3 का भी पढ़े थे। 3/3 का जैसे क्या कोई भी हो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे कुछ पढ़े थे नहीं पढ़ते? A3 B3 मान लो C3 ऐसे कुछ लिखा गया, कुछ भी लिखा हुआ उसमें से मतलब नहीं। हमने क्या बताया था इसको पढ़ाने से पहले? बताया था कि इसके साइन को भी जरा गौर करिएगा। जैसे क्या जितने एलिमेंट लिखे गए हैं, जैसे एक होता नहीं किसी मार्केट का एड्रेस बताना, सब एक एड्रेस के तौर पर ही रखे गए। जैसे ये लिखा गया तो इसको इस डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहोगे कि नहीं कहोगे? इसी तरह इसको क्या कहोगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कहोगे कि नहीं कहोगे? तीसरा कॉलम कहोगे कि नहीं कहोगे? इसी तरह सारे किसी भी एलिमेंट उठा लोगे। जैसे इसको थर्ड रो है, ये थर्ड रो है कि नहीं है, और सेकंड कॉलम है। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब इसमें टोटल रो कितना है? टोटल रो कितना भाई? टोटल रो कितना है? टोटल रो 3 है। कॉलम कितना है भाई? 3 कॉलम है। यानी इस कितने बाई कितने का डिटर्मिनेंट? 3/3 का डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब एक डिटर्मिनेंट इसमें हो सकता है जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पढ़े थे, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अब इसका ऑर्डर बता सकते हो भाई, इसका ऑर्डर कितना होगा? जितने भाई जितने रो जितने कॉलम हो, यानी 3 रो 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। और कुछ बताया था? कुछ ध्यान है भाई? और हमने बताया था क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताया था। कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताया था। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है? 3 रो है 3 कॉलम है, सब में जितने एलिमेंट भरे गए हैं, n गुणे n। अगर मान लो n शब्द होता तो n गुणे n हो जाता। अगर 3 है तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9 एलिमेंट, यही अपना कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब चलो इसके एक्सपेंशन को बता देता हूँ। इसके एक्सपेंशन के बहुत सारी मेथड्स बताए थे। चलो उसमें कुछ एक्सपेंशन बता देते हैं कैसे करते हैं। जैसे फिर इसका क्या मैंने सिंबल बताया था। सिंबल को कैसे बताया था? जैसे क्या है कि ये पहला रखा था, इसका क्या करना, जैसे ये कौन सा रो है, पहला रो पहला कॉलम है तो क्या रखना? पहला रो पहला कॉलम ऐसे कर देना, कितना हो जाएगा? 1। अगर ये 1 पॉजिटिव में आ रहा था, यानी यहाँ सिंबल क्या होगा? पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर 3/3 का तो ऐसे ऑर्डर चला सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका एक्सपेंशन किसी भी रो या किसी कॉलम के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर ये रो इस कॉलम के थ्रू करना चाहें तो कैसे करेंगे भाई? अगर पहले रो के थ्रू करना चाहे कैसे करोगे? प्लस हुआ ए है तो प्लस ए, फिर इसको छोड़ दो, क्या बच रहा है? बच रहा है B2 C2, फिर B3 C3 बच रहा है कि नहीं बच रहा? बिल्कुल बच रहा है। फिर ये B1 के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा, तो माइनस B1 हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे भाई? इसको छोड़ दो, कितना हो जाएगा? A2 C2 A3 C3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर इसी तरह फिर इसको पकड़ोगे, C1 को पकड़ोगे, कितना हो जाएगा भाई? C1 को पकड़ोगे कितना हो जाएगा? जरा जल्दी से बताओगे भाई। तो C1 को पकड़े, ये वाला पोर्शन छोड़ दिए, ये पोर्शन छोड़ दिए, बचा कितना? बचा A2 बचा, B2 बचा, A3 बचा, कितना और बचा? B3 बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आया बात? ऐसे एक्सपेंशन किया जाएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना हो तो ऐसे निकाल ले जाओगे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? हम लोगों ने सॉरस रूल पढ़ा था। सॉरस रूल को पढ़ा। इसके थ्रू कैसे एक्सपेंशन किया जाता है? इसके थ्रू मैंने क्या बताया था भाई? इसके थ्रू ये मैंने बताया था, जैसे A1 B1 C1 ऐसे अपना डिटर्मिनेंट दिया गया था नहीं दिया था? A2 B2 C2 अपना डिटर्मिनेंट दिया गया था नहीं? A3 B3 C3 अपना डिटर्मिनेंट दिया गया था नहीं दिया था? तो ये जो 2 कॉलम है इनको एक्स्ट्रा और लिख लेते थे, A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3। फिर हम क्या बोलते थे? यहाँ डायगोनल से चलते थे। ऐसे चलते कैसे चलते थे? इसको ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़े, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़े, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़े। तीनों का मल्टीप्लाई जो आए तो क्या आएगा भाई? A1 B2 C3 फिर प्लस B1 C2 A3
A3, फिर क्या प्लस करोगे भाई C1 A2 B3 जो प्लस आएगा, इसको जोड़ने पे तीनों जो आएगा। फिर इसमें से क्या करना है, उसमें से ये वाले पोर्शन को घटाना कैसे, B1 A2 C3 A2 C2 B3 फिर C1 B2 A3 करके जो गुणा करने पे ये जाए, जो तीनों गुणा करने पे आए, इसमें से घटा देना। क्या क्या आएगा भाई, एक तो आएगा क्या C1 B2 A3, फिर क्या आएगा A1 C2 B3, फिर कितना आएगा B1 A2 C3। ये इसको जोड़ने पे आएगा, मान लो ये P आ रहा है और इसको जोड़ने पे हमारा आया था N। तो भाई डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट जो दिखा रहा है इसकी वैल्यू कितना आएगा, N माइनस P आएगा। कितना है भाई, N माइनस P आएगा। यानी इसमें से इसको घटा दोगे, सीधा आंसर डेल्टा की वैल्यू आ जाता है। यहाँ पे साइन वगैरह चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बात यहाँ तक समझ में आया क्या। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते गए फिर हमने एक रूल और बताया था, विंडो रूल फॉर एक्सपेंशन। विंडो रूल बताया था। विंडो रूल को क्या बताया था भाई, इसको भी जरा याद करो, तुमने क्या बताया कि विंडो रूल क्या होता है। हमने एक डेल्टा का तुमको दिया कितना, A1 B1 C1 ऐसे कुछ दिया गया है। किसी एक कमांड के ऊपर अपना हाथ बैठाना भाई, सब कमांड के ऊपर नहीं, एक कमांड के ऊपर बैठाओगे भाई, उतना पर्याप्त है अपने एग्जाम के लिए। वहाँ आपसे नहीं पूछेगा तुम कितने डिटर्मिनेंट, कितने टाइप से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं, तुमको केवल आना चाहिए, हम निकाल सकते हैं बस। अगर A3 B3 C3 लिखा गया, ऐसे कुछ लिखा गया, ठीक। अब तुमसे क्या कहता है विंडो रूल, क्या कहता है कि पहले तुम ऐसे लिख लो, A1 B1 C1 लिख लो, फिर A2 B2 C2 लिख लो, फिर A3 B3 C3 लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर जो ये दो रो बचे हैं, इन दो रो के स्टार्टिंग के टू टर्म्स है उसको आगे फिर बढ़ा देते हैं। जैसे A2 B2 बढ़ा दिया हमने, फिर क्या बढ़ा दिया भाई, फिर हमने क्या बढ़ाया, A2 A3 है ना, A3 B3 को हमने बढ़ा दिया, A3 B3 को बढ़ा दिया, यहाँ तक बढ़ाया, कोई दिक्कत है क्या। फिर हम कैसे करते हैं इसका एक्सपेंशन, ऐसे डेल्टा लिखते हैं, A1 लिखे, इसको उठाए, अब इसके नीचे वाला पोर्शन छोड़ दो, फिर किसको पकड़ेंगे, इसको दोनों को पकड़ो। क्या करोगे, B2 C3 फिर क्या करोगे, इसमें से घटा दोगे कितना, माइनस B3 C2 घटा दोगे कि नहीं घटा दोगे। फिर क्या करोगे, प्लस B1 करोगे, साइन के साथ, साइन पॉजिटिव ही लोगे। फिर क्या करोगे, इसमें से इसको गुणा करोगे, कितना हो जाएगा C2 A3 फिर इसको इसमें से गुणा करोगे, माइनस हो जाएगा कितना C3 A2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर क्या करेंगे भाई, फिर पकड़ेंगे C1 को, पकड़ेंगे C1 कितना हो जाएगा भाई, A2 B3 हो जाएगा, माइनस A3 B2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बल अब इसमें कोई डाउट है क्या भाई, बस ऐसे एक्सपेंशन करना, ये अपना डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे आ गई, यहाँ पे साइन वगैरह को सोचना नहीं है, बस यही है कि यहाँ प्रोसेस को ध्यान में रखना, ऐसा ना हो प्रोसेस थोड़ा उल्टा कर दो, पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू गलत हो जाए। तो चाहे जो मेथड से आप एक मेथड को केवल अपने दिमाग में बैठाइएगा ताकि गलती ना हो, बाकी सारे कोई दिक्कत नहीं है, सारे से वैल्यू सेम ही आने, किसी भी मेथड से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आना होता है। आगे बढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा था भाई, फिर हमने पढ़ा था माइनर एंड कोफैक्टर्स पढ़े थे। माइनर और कोफैक्टर्स क्या होते हैं भाई, ये भी हमने पढ़ लिया, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये पढ़ा था कि नहीं, याद है कुछ। माइनर एंड कोफैक्टर्स, माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या है, जैसे क्या है, हमने एक कोई सेट छोटा सा बनाया, पहले एक डेल्टा बनाते हैं 3/3 का, A11 A12 A13 डेल्टा बनाए। फिर कितना बनाए, A21 A22 A23 बनाए। फिर क्या बनाते हैं भाई, A31 A32 A33 हमने एक ऐसे 3/3 का एक डिटर्मिनेंट मैंने बना दिया। फिर हमने कहा कि माइनर कैसे निकाला जाता है, तो माइनर क्या, जैसे अब तुमको A11 का माइनर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, A11 का माइनर निकालना तो हमने कैसे बताया, जो पोर्शन दिख रहा है इसको पूरा डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, क्या बच रहा है, हमको मिल रहा है कितना, A22 A23 फिर A32 A33, बिना किसी साइन सोचे ऐसा सब कुछ करना। और फिर अगर A12 एलिमेंट्स का माइनर निकालना हो तो कैसे निकालते भाई, इधर वाला ही डिलीट कर देते, इधर वाला डिलीट कर देते, तो बचता कितना, A21 A23 A31, उसके बाद क्या बचता, A33, यही बचता कि नहीं बचता। इसी तरह फिर अगर तुमको कह देता है और आगे निकालो, जितने निकालो हर एक एलिमेंट का एक माइनर निकाल सकते हो। A13 है तो इसको कितना निकालोगे, A13 को पकड़ो, ये डिलीट हो गया, कितना बचेगा, A21 बचेगा, A22 बचेगा, A31 बचेगा, A32 बचेगा। तो इसका मतलब इसी तरह से निकालते जाएं, अपना जाके बाद में MIJ क्या है, यहाँ 3/3 है तो M3/3 क्या बनेगा, M11 बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई बताएगा जरा। इसी तरह निकालते जाएंगे तो M11 बनेगा, M12 बनेगा, M13 बनेगा कि नहीं। फिर यहाँ निकालते क्या बनता है, M23 बनता है, यहाँ निकालते तो M22 बनता कि नहीं, M21 बनता है, यहाँ M22 बनता है, यहाँ M23 बनता कि नहीं बनता। फिर क्या बनता भाई, M31 बनता है, यहाँ M32 बनता है, यहाँ M33 बनता कि नहीं बनता। किसी कोई दिक्कत है बताओ, अपने माइनस का डिटर्मिनेंट ऐसा ही कुछ आता। तो माइनस का क्या हुआ भाई, तो माइनस क्या है, जो हमको डिटर्मिनेंट दिया रहता है उससे एक कम ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट मिलता है किसी एलिमेंट के लिए, वही उसका क्या होता है, माइनर होता है। तो CIJ क्या होता है, CIJ मतलब क्या, कोफैक्टर का अगर हम डिटर्मिनेंट बनाना चाहें कैसे बनाएंगे, इसका होता है -1 की पावर I + J इंटू MIJ कर देंगे, तो यही अपना क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, यही अपना कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो इसका मतलब देख रहे हैं क्या, जो हमको अगर M11 होता तो इसके आगे क्या करते, -1 की पावर 1 कर देते, M21 निकालते तो क्या करते, -1 की पावर 2 1 कर देते, 2 + 1 करते कि नहीं करते, इसी तरह करते थे। इसका मतलब जो चीज़ हम लिखे हैं उसी के आगे -1 की पावर I + J रख के चेक कर लें। अगर हम चलो मान लो अगर हम रखते, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगर हम तुमसे कहते थे CIJ निकालो भाई, CIJ निकालो कितना आएगा, तो M11 यहाँ था, M11 था, यहाँ क्या करते, -1 की पावर 1 + 1 रखते तो कितना आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ निकालते M12, इसके पावर क्या करते, 1 + 2 कितना था, नेगेटिव आता। फिर यहाँ क्या करते भाई, यहाँ करते 1 3 क्या, -1 की पावर 1 + 3 करते तो पॉजिटिव आता। यहाँ क्या था, M21 तक 2 1 3 होगा, -1 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह M22 निकालते तो कितना आता भाई, ये पॉजिटिव आता कि नहीं आता। फिर इसी तरह M23 निकालते तो क्या नेगेटिव आता कि नहीं आता। फिर M31 निकालते पॉजिटिव, M32 निकालते पॉजिटिव, M33 निकालते कितना आता भाई, M32 ये नेगेटिव आता, ये पॉजिटिव आता। बताओ यही तुम्हारा CIJ हो गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब CIJ का जो फार्मूला हुआ, CIJ इक्वल टू क्या हुआ, -1 की पावर I + J MIJ हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को,
किसी को कोई डाउट हो जरा पूछ लेना भाई, कमेंट बॉक्स ओपन है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो मटेरियल हमको प्रोवाइड करना होता है हम टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करते हैं, तो आप उससे स्किप मत होइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। वहाँ पे जितनी चीज़ें हमें लगता है कि ये आपको चाहिए वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप उससे जुड़ जाइए, वो आपके फायदे की चीज़ है। चले आगे बढ़ें, इतना सारा कुछ हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने ऑपरेशन पढ़े थे, ऑपरेशन कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ा था। जैसे क्या है, यहाँ A11 का CIJ कितना आया, C11 आया, A12 का C12 आया, फिर A13 का C13 आया, क्या आया। यही क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछ लिया जाए, ये दो चीज़ें दे के तुमसे पूछ लिया जाए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या कह सकते हो, A11 C11, A12 C12, A13 प्लस C इंटू C13 करके अगर इसको मल्टीप्लाई करके अगर इसका सम कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी रो के और उसके करस्पॉन्डिंग जो है किसी रो के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसके ये को फैक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा, बिल्कुल दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम कह दें ये फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है अपने A11 है, A11 है, A12 है, A13 है, लेकिन हम सेकेंड रो के जो सेकेंड रो है उसके कोफैक्टर कौन कह रहा हूँ, C21 है, C22 है, C23 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करोगे, A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 इंटू C23 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो इसका मतलब क्या है एक दोस्त, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है तो किसी रो के अगर सारे एलिमेंट है तो उस रो के करस्पॉन्डिंग ही अगर उसका कोफैक्टर रहेगा मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने फिर पढ़ा था जाके उसमें ऑपरेशन पढ़ा था। ऑपरेशन कौन कौन से पढ़े थे जरा उसको भी बता दो भाई, कौन कौन से ऑपरेशन पढ़े थे। पहला ऑपरेशन यही पढ़े थे आर आई रिप्लेस, इंटरचेंज किए जा सकते हैं रो और कॉलम को, नहीं आयत रो जेथ कॉलम, आयत रो जेथ रो को आपस में, आयत कॉलम जेथ कॉलम को आपस में, पहला ये ऑपरेशन ये हो गया। दूसरा ऑपरेशन क्या पढ़ के आए थे भाई, दूसरा पढ़ के आए थे आर आई रिप्लेस बाई आर आई प्लस एम आर जे करके, ऐसे कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये भी कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन क्या है, तीसरा बहुत ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरा क्या पढ़े थे हम लोग, अगर हम पढ़े थे कहीं आर आई लिखा गया तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है आर आई प्लस एम आर जे प्लस एन आर के, ऐसे करके पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे। इन तीनों सब प्रॉपर्टी के जानते रहो, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा था। क्या होता है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या पढ़ा था, पहला प्रॉपर्टीज यही पढ़ा था, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या है भाई, अगर अपना डेल्टा दिया गया A1 B1 C1 ऐसे दिया गया, A2 B2 C2 दिया गया, A3 दिया गया, B3 दिया गया और C3 दिया गया, अगर इसके इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि A1 A2 A3 कर दिया जाए, B1 B2 B3 कर दिया जाए, C1 C2 C3 कर दिया जाए, कोई चेंज नहीं आता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहता है। पहली प्रॉपर्टी यही पढ़े थे। फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या पढ़े थे जरा उसको भी बता दो भाई। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, मगर उसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है वो सेम होता है। ये पढ़ा था हमने। जैसे क्या है, A1 A2 A3 ऐसे लिखा है, B1 B2 B3 लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है, C1 C2 और C3 लिखा गया कि नहीं लिखा गया। ये बराबर होगा किसके, नेगेटिव। आप अगर A2 पहले लिख दें A2 B2 C2, या फिर उसके बाद A1 B1 C1 कर दें और फिर A3 B3 एज इट इज रहने दें, कोई दिक्कत क्या, ये नहीं, केवल एक बार चेंज किया साइन, फिर एक बार करते फिर साइन बदल के फिर पॉजिटिव कर देगा। जैसे क्या इसको अपन बदलोगे ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होता चाहिए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे भाई, कुछ याद है बता दोगे। किन्हीं दो किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, ऐसा कुछ है या, हाँ चलो लिख लो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसे लिख देता हूँ ताकि दिखा दूँ। रुक जाओ, A1 इसको कर देता हूँ A1 B1 C1 लिखा गया है, A2 B2 C2 लिखा गया है, फिर इसको हम बना देते हैं A1 B1 C1, ऐसे बना दिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करो, ये जो लिखा गया पोर्शन है, ये पोर्शन अगर मान लेते हैं ये डेल्टा है, क्या भाई ये डेल्टा है, हम एक बार ऑपरेशन चला देते हैं। ऑपरेशन क्या चला रहे हैं, इसको एक जो ये R3 है इसको R1 R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। चेंज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा A1 B1 C1, ये कितना हो जाएगा फिर A1 B1 C1, ये नीचे कितना हो जाएगा A2 B2 C2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब यही कुछ क्या लिखा गया, कुछ और नहीं लिखा भाई, ये डेल्टा ही तो लिखा गया। मैंने क्या बताया था, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होता है, केवल साइन चेंज हो जाता है। डेल्टा ही तो है, माइनस डेल्टा हो जाएगा। इधर डेल्टा लिखा, इधर माइनस डेल्टा, इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा बराबर 0 होगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो आपस में बराबर हैं तो उनकी वैल्यू क्या आ जाता है भाई, उनकी वैल्यू आ जाता है 0। अब यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या भाई, फिर हमने आगे पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे स्प्लिट करने का मतलब क्या है भाई, जैसे हम कहते थे कि अगर कहीं A प्लस एक्स ऐसा कुछ लिखा गया है, A1 कर लो, A1 प्लस एक्स B1 C1 लिखा है, A2 प्लस क्या हो कुछ भी रख दो, यहाँ पे Y रख देते हैं, B2 C2 लिख देते हैं, फिर क्या रख देते हैं A3 प्लस Z, या फिर B3 प्लस यहाँ C3 कर देते हैं। हमने क्या बोला था कि ये आपस में जुड़ते नहीं है, स्प्लिट कर दिए जाते हैं। मतलब कुल मिला के अगर दो डिटर्मिनेंट लेते हैं हर एक एलिमेंट एक दूसरे से नहीं जुड़ते। अभी समझाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे क्या है कि अगर इसको स्प्लिट करने का मतलब क्या है, एक बार A1 A2 A3 के लिए इसको लेने के साथ फिर B1 C1 वाला सेम रख दो, B1 B2 फिर B3, इसको क्या रखोगे C1 C2 C3। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। फिर क्या करेंगे, ये जो XYZ है, XYZ को फिर ले लेंगे, फिर B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये देखो इस तरह स्प्लिट किया जाता है। अब ये अगर ऐसा कहीं दिया होता, ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया होता, ऐसे क्वेश्चन में दिया होता था
हर एक एलिमेंट के साथ नहीं जोड़ा जाता, नहीं तो ऐसा गलती कर दो कि ए को A1 को x के साथ, फिर B1 को B के साथ, C1 को C के साथ जोड़ के लिख दे, फिर अपना आंसर आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा कर दोगे तो गलत प्रोसीजर है, वो गलत हो भी जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या कहता है उसको देखते हैं। फिर इसी के पार्ट को थोड़ा एक्सपेंड करके बताया था कि अगर ऐसा कुछ इसका थोड़ा एक्सपेंशन करके लिया दिया जाए, काफी थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, इससे बड़ा आ जाए, तोड़ना हो तो तोड़ ले जाओगे कि नहीं। A1 B1 C1 बताए थे, ऐसे कुछ D1 प्लस E1, यहाँ F1 बताए थे कि नहीं। इसी तरह यहाँ क्या बताए थे, A2 प्लस B2 प्लस C2, फिर क्या बताए थे D2 प्लस E2, यहाँ क्या हो जाएगा F2। फिर इसी तरह यहाँ लिखना A3 B3, फिर C3, कितना लिखोगे D3 प्लस E3 कितना हो जाएगा F3, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस तरह भी बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। इसमें बताया था कैसे स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ से A1 को उठाओ, फिर एक बार D1 को लो, फिर F1 को लो, फिर A1 को उठाओ, फिर एक बार E1 को लो, फिर F1 को लो, फिर B1 को उठाओगे B1 के साथ D1 फिर F1, फिर B1 E1 F1, फिर C1 को उठाओगे C1 के साथ D1 फिर F1, फिर C1 D1 फिर F1। बात समझ में आ रही कैसे चलना है हम लोगों को? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कैसे करना। देखो A1 A2 A3 लिखे, यहाँ से क्या उठाओगे D1 D2 D3 उठाए, फिर यहाँ से क्या लिखोगे F1 F2 F3 उठाओगे कि नहीं उठाओगे। फिर प्लस क्या करोगे A1 A2 A3, फिर क्या करोगे E1 वाला पोर्शन E1 E2 E3, फिर क्या करोगे F1 F2 F3 करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। फिर क्या करेंगे भाई B1 B2 B3, फिर क्या करेंगे D1 D2 D3, फिर क्या करेंगे F1 F2 F3 करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना भाई B1 को ही ले चलना, B1 B2 B3, अभी E1 वाला पोर्शन बचा है E1 E2 E3, फिर कितना हो जाएगा F1 F2 F3 होगा कि नहीं होगा? फिर आगे बढ़ें। फिर अब क्या बचा है C1 वाला पोर्शन बचा, कितना हो जाएगा भाई C1 C2 C3, यहाँ कितना बचा है फिर D1 D2 D3, फिर यहाँ बचा कितना F1 F2 F3 बचा कि नहीं बचा? इसी तरह एक डिटर्मिनेंट और बनेगा, वो क्या बनेगा भाई C1 C2 C3, फिर यहाँ क्या बचेगा E1 E2 E3, यहाँ कितना बचा है F1 F2 F3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ जी, यही अपना आंसर है। इसी तरह इसको स्प्लिट किया जाएगा। नहीं समझ में? इससे बड़ा नहीं देगा भाई, इससे बड़ा देगा तो कितना स्प्लिट करोगे? तो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। इसी तरह एक दो प्रॉपर्टी और बताया था, तो अगर जरूरत पड़े तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर आज हम अपने पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पिछले क्लास में नहीं हो पाया था, तो पहले हम न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्या है कि न्यूमेरिकल्स लगाना भी जरूरी है ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम लोगों की क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, ये डिस्कस कैसे होगा, ये कैसे हमको पता चलेगा क्वेश्चन इस लेवल के आ रहे हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, उस क्वेश्चन को हम इसी लगे हाथ उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? देखो ध्यान से देखो, ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं क्वेश्चन, तो कैसे लगेगा इसको जरा गौर से देखते हैं कैसे लगेगा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे क्वेश्चन लगेगा। मेन चीज़ है समझना, हम समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो कह रहा है दो डिटर्मिनेंट है, 1 2 3 लिखा, 4 5 6 लिखा, 7 8 9 लिखा गया। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, A 4 5 7 4 5 6 7 8 9 लिखा गया। इनका सम करना था। देखो इन लास्ट दो वाले को, ये दो कॉलम्स को देखो सेम है कि नहीं है? इसका मतलब स्प्लिट किया गया कि नहीं किया गया? ये आपस में यही वाला जो कॉलम है इस कॉलम के साथ जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा कितना हो जाएगा भाई 1 + 4 2 + 5 और कितना हो जाएगा भाई 3 + 7 और ये 4 5 6 और ये कितना 7 8 9 एज इट इज रहेगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4 1 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 3 10, ये कितना हो जाएगा 4 5 और 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 8 हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही अपना आंसर है कि नहीं है? देखो ऐसा अपने कहीं दिख रहा 5 7 10 8 10 12, ये नहीं हो सकता। 5 7 10 4 5 6 7 8 9, देखो ये अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि नहीं करेक्ट हो गया? एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी पिछला जो भर्ती कंप्लीट हुई उसमें कई क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या है कि इसको दो तीन तरीके से लगा सकते हो, लेकिन देखो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 और 22 में पूछा गया। देखो कैसे इसको लगाएंगे, एक बार अपने दिमाग में सोचो कैसे लगाना है इसको। हम क्या करेंगे, इसको दो तरीके हैं। क्या है, जैसे क्या रहा है ABC AP में है, अगर ABC AP में है तो A और B और C को कुछ मान सकते हैं ताकि वो AP में रहे। A = 1 B = 2 C = 3 मान लिए। यहाँ कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा x + 1, ये कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, ये कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। देखो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए? अगर बताया तो किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर हो गए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है 0। ये तरीका हो गया डायरेक्ट लगाने का। बाकी इसका जो जनरल मेथड है हम तुमको बता देते हैं, उसको भी देख लो भाई, सोल्यूशन देखो। देखो ये सब चीज दिमाग में चलना चाहिए। जैसे A = 1 B = 2 C = 3 हमने AP माना है, तो AP में है कि नहीं है उसको देख लो भाई, उसका कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, तो AP में है भाई, AP में है तो फिर दिक्कत क्या, उसी आधार पे हमको चलना पड़ेगा। चलो देखो फिर कैसे लगेगा, क्वेश्चन को समझते हैं। हमको डिटर्मिनेंट जो दिया गया है उसमें आप एक बार नहीं लिख रहे डायरेक्ट, देखो ये डिटर्मिनेंट जो लिखा गया इसमें एक ऑपरेशन हम चलाते हैं, R1 रिप्लेस बाई R1 + R3 हम चलाते हैं। ये रखा R1 + R3 चला दिए, चलो चलाते हैं। कितना हो जाएगा भाई, R1 में हम R3 ले जाके जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 2x + 4 आएगा, तो दो कॉमन कर लें, x + 2 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। फिर इसको देखो x + 4 को इसमें जाके जोड़ोगे 2x + 3 होगा। लेकिन कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो फिर ये जब इसमें जोड़ोगे, ये इसको ले जाके इसमें जोड़ोगे, इसमें ये वाला पोर्शन को, ये देखो, ये ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को x + c है ना, x + c है क्वेश्चन, x + c है और ये x + ये है। चलो ये 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स नहीं 2x + a + c आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर सबको इसे लिख दो, x + 2 लिख दो, x + 3 लिख दो और x + b लिख दो। नीचे क्या था भाई x + 3 x + 4 और क्या था भाई x + c था कि नहीं था? यही आया पोर्शन।
क्योंकि हमको पता है, हमको क्या पता है कि ए बी सी किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है कि नहीं होता, ए प्लस सी होता है। अब ए प्लस सी यहाँ देखो दिख रहा था, यहाँ अगर ए प्लस सी की जगह हम 2 भी रख दें तो 2x प्लस बी हो जाएगा, यानी 2 कॉमन कर लोगे तो 2x प्लस बी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ ओवरऑल कितना बनेगा, 2x प्लस बी बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जरा गौर करके बताओ, 2x प्लस बी बनेगा कि नहीं बनेगा। अब सब में से 2 बाहर कर लेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस बी बनेगा। उसी के जस्ट नीचे वाला देखो क्या लिखा है, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस बी बना है कि नहीं बना। इसका मतलब एक डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो जो है आपस में बराबर हो गए, इसीलिए इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम दोनों मेथड आ दिए, आप जिस मेथड से जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखो हर एक टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे उसमें अपना ही फायदा है, समझ रहे हो ना। हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले समझते हैं फिर लगाते हैं। क्या कह रहा है भाई, 1 स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर, फिर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर, ऐसे सब कुछ लिखा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ये भी देखो 2021 में पूछा गया था पीजीटी वाले पेपर में, ठीक है। चलो देखो इसको लगाते हैं, कैसे लगाना। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं आ जाए, देखो जिसमें एक सीरीज जैसा चल रहा है, अगर सीरीज जैसा चल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम 0 ही आता है। तो लेकिन ये तुक्का तो मार नहीं सकते, तो चलो देखते हैं इसको सोल्यूशन कैसे लगाएंगे। क्या करना है, तो जैसे क्या है कि इसमें हम लगाएंगे ऑपरेशन, 4/4 का है तो 3 ऑपरेशन लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो R2 क्या करेंगे, R2 रिप्लेस बाई, या कर दो भाई R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 कर दो, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2 कर दो, एंड R4 रिप्लेस बाई R4 माइनस R3 कर दो। हमने क्या किया ध्यान से देखो, हमने R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R2 से, हमने R4 को रिप्लेस किया R4 माइनस R3 से। चलो करते हैं फिर डिटर्मिनेंट अपना क्या बनेगा, तो अपना R1 को तो टच ही नहीं किया तो उसको ऐसे लिख दो 1 स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर एज इट इज। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब देखो मैंने किया है R2 माइनस R1, ये 2 दूना 4, 4 में से 1 गया कितना आएगा भाई 3, फिर 3 3 9 में से 4 गया कितना आएगा 5, फिर 4 चौके 16, 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा बस 7, फिर पंचम 25 में से 16 गया कितना आ जाएगा 9। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। फिर इसी तरह 3 3 9 में से देखो R3 माइनस R2 करें तो R से 9 में से 4, 9 में से 4 गया कितना बनेगा भाई 5, फिर कितना बनेगा 16 में से 9 गया 7, फिर कितना बनेगा 25 में से 16 गया तो 9, फिर कितना बनेगा भाई ये 11 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 7 आएगा कि नहीं, 4 चौके 16 3 3 9 कितना आएगा, ये 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर कितना आएगा भाई 9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर ये 11 आएगा कि नहीं आएगा, ये 13 आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो अगर हम देखो इसमें थोड़ा सा एक ही स्टेप से देखो अपना अभी 0 बन जाएगा, हम आगे नहीं लिखेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि R4 को हम रिप्लेस कर रहे हैं R4 माइनस R3 से, एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2 से। अब इसको R3 को मैंने रिप्लेस किया R3 माइनस R2 को, तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, तो ये जो बनेगा टोटल 2 2 बनेगा तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। यानी तीसरा वाला रो क्या बनेगा 2 2 2 2 8 बनेगा। फिर हमने R4 को रिप्लेस कर रहा हूँ R4 माइनस R3 से, 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा 2, फिर 9 में से 7 जाएगा कितना आएगा 2, फिर 11 में से 9 जाएगा कितना आएगा 2, 13 में से 11 गया कितना आएगा भाई 2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 2 2 सब जगह 2 2 मिलता जा रहा है, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 रो आपस में बराबर हो गए, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, इसलिए ना आप दीज हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते। बस यही है कितना बिगड़ाल रूप में लिख दिया कि ये देख के डरना तो लाजमी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताना है 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब लिखा गया, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया। अब ये लिखा गया तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताना है। इसके देखो 2 रास्ते हैं, पहली चीज, और ये पे देखो पेपर में पूछा गया, कब पूछा गया भाई यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया था। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है एक्स वाई जेड कुछ मान लो, उसकी वैल्यू ऑप्शन में और डिटर्मिनेंट में वैल्यू रख के निकाल लो, फिर ऑप्शन रख के वैल्यू निकाल लो, फिर चेक कर लो, ये तरीका है। ठीक है, चलो मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, लेकिन जो तरीका जैसे दूसरा तरीका जो मैंने मान के लगाने के लिए बोल रहा हूँ तो उसका कैलकुलेशन ठीक होना जरूरी। कैलकुलेशन ठीक होने का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी रख के उसके बुरा भाग करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे 2 का क्यों रख दिया, 2 गुणे 2 रख रहे हो, तो फिर ये थोड़ा आपका टाइम वेस्ट करेगा, तो उससे अच्छा फिर हम जनरल मेथड से चले जाइएगा। ठीक, तो चलो पहले मैं इसको बताता हूँ कि जनरल मेथड से बताता हूँ कैसे लगेगा। और दूसरी बात, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका रिजल्ट याद रखना, इसका रिजल्ट याद रखना, इसका रिजल्ट याद रखना। इसका रिजल्ट आता है कितना, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स का रिजल्ट ये आता है। हम भी रटे हैं, तुम भी रट लेना एग्जाम में। ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये रिजल्ट याद रहे जरूरी है। हम तुमको केवल 5 डिटर्मिनेंट याद करने के लिए बोलेंगे, उस 5 डिटर्मिनेंट को याद किए रहोगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा बड़ी आसानी से पटक दोगे। पहले चलो इसको लगाते हैं, कैसे लगाओगे भाई। हम इसमें देखो यही डिटर्मिनेंट है, इसमें थोड़ा ऑपरेशन चलाते हैं। ऑपरेशन क्या चलाते हैं, C1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 माइनस C2 से, एंड C2 को रिप्लेस कर देते हैं C2 माइनस C3 से। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर इसको रिप्लेस करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये इस C1 को रिप्लेस करो C1 माइनस C2 से 0 हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा, ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। C2 को रिप्लेस किससे किया, C2 माइनस C1 से, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस जेड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y क्यूब माइनस जेड क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, z हो जाएगा, z क्यूब होगा कि नहीं होगा, बताओ जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बस समझ में आया क्या। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई इसमें मिलेगा, x माइनस वाई इसमें मिलेगा, हम एक x माइनस वाई को बाहर कर ले। इसी तरह देखो इसमें y माइनस जेड मिलेगा, एक y माइनस जेड यहाँ मिलेगा, हम y माइनस जेड यहाँ भी बाहर कर लिए। तो अब डिटर्मिनेंट अपना बना क्या, एक 0 बना, यहाँ 1 बना, यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। किसी तरह ये कितना बनेगा भाई 0 बनेगा, 1 बनेगा, और कितना बनेगा, ये बनेगा कितना भाई, ये बनेगा
वाई की स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और ये कितना बनेगा भाई? 1 जेड का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकता है भाई, यही तो बनेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अब देखो इसी के रिस्पेक्ट में इस वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में या इस रो के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंशन कर देते हैं। देखो इस रो के एक्सपेंशन करोगे तो ये जीरो तो ये एक बचा, इसी के थ्रू होगा तो ये इतना, इससे और साथ इससे गुणा हो जाएगा। कितना आएगा? एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। इसको गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला पोर्शन वाई स्क्वायर वाले पोर्शन के साथ कट जा रहा है। कितना बचा भाई? जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बचा कि नहीं बचा? अब चलो इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई कॉमन ले, वाई माइनस जेड कॉमन हो गया। इसमें से देखो क्या कॉमन दिख रहा है? अगर हम इसमें से वाई जेड में से इसमें देखो कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें भाई? जेड स्क्वायर कॉमन कर, जेड में से जेड कॉमन कर लें, जेड प्लस वाई यहाँ कॉमन करोगे, एक्स प्लस वाई आ रहा है तो कोई फायदा अपना नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ ऐसा एलिमेंट लो जो उससे अपना फायदा हो जाए। हम जेड स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ रख लें, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं। वाई कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा? जेड माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जेड माइनस एक्स इसमें एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। एक आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ से जेड माइनस एक्स इसमें है, जेड माइनस एक्स इसमें है, जेड माइनस एक्स हम बाहर कर लेते हैं तो इधर कितना बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा कि नहीं बचा? यही देखो अपना फर्स्ट ऑप्शन यही है कि नहीं है? देखो आ गया आंसर कि नहीं आ गया? अब इसको तुम अगर वैसे लगाना चाहते थे, कैसे मतलब अगर मान के चलो तुम लगाना चाहते हो वन कुछ नंबर मान के लगाना चाहते हो, चलो उसको भी मैं दिखा देता हूँ, लेकिन यह है कि कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रखना। ठीक, चलो इसी क्वेश्चन को हम लगाने। अपना क्वेश्चन क्या है भाई? अपना क्वेश्चन है 1 ये कितना? 1 क्यूब 1 जेड का क्यूब है कि नहीं है? बिल्कुल है। हम अभी एक्स इज इक्वल टू 1 मान ले रहे हैं, वाई इज इक्वल टू 2 मान ले रहे हैं, जेड इज इक्वल टू 3 मान ले रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इसको डिटर्मिनेंट में इसको ले जाके रख दो। करोगे एक्स इज इक्वल टू 1 माने हो तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको क्या कहियो भाई? ये 1 हो गया, ये वाई की वैल्यू 2 माने हो तो ये 8 हो जाएगा। फिर ये जेड इज इक्वल टू 3 है तो ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तुम इसको एक दो ऑपरेशन लगा के इसको थोड़ा कम कर सकते हो, या चाहे डायरेक्ट लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेशन लगाते हैं, लगा दो भाई। इसमें से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? एक घटा दोगे 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसको घटाओगे -7 आ जाएगा। देखो C1 माइनस C2 कर रहे हैं। फिर इसको C2 माइनस C3 कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये 19 हो जाएगा, -19 हो जाएगा, ये 1327 बचेगा कि नहीं बचेगा? लो जी, थोड़ा इसका ऑपरेशन भी लगा दिया। कितना हो जाएगा अभी? 1 से होगा तो ये कट गया R1 से ही तो इसका एक्सपेंशन करेंगे। देखो क्योंकि 2 0 आ गया तो करो, कितना हो जाएगा भाई? ये 19 हो जाएगा, 19 प्लस 7 नहीं -7 आएगा भाई। ये 19 -7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 आया कि नहीं आया? अब x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3 ये ऑप्शन में रख के चेक करो। तो जिस ऑप्शन में रखे ना, जैसे अपना आंसर आया था कितना? x माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे तो आया था नहीं आया था? यही अपना आंसर आया था। अब इसमें रख दो। अब भाई हम यहाँ वही रख रहे हैं, तुम जाके चारों ऑप्शन में चेक करोगे, जो ऑप्शन सही होगा वही बताना पड़ता है। यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई x मान 1 है, y का मान 2 है, 1 - 2 हो गया, y का मान 2 है, z का मान 3 है, 2 -3 हो गया, जेड का मान 3 है, एक्स का मान -1 है, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 हो जाएगा। तो घटाओगे कितना हो जाएगा? ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये 2 होगा, ये कितना हो जाएगा? ये 6 होगा। तो बराबर कितना आ जाएगा? बराबर 12। देखो यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है कि नहीं आई है? देखो इसी रखने वैल्यू एक समान में आ जाएगा, इसका मतलब अपना आंसर यही है। ऐसे भी चेक कर सकते हो, इस तरह भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम जिस तरीके से जाओगे आंसर आना चाहिए बस। ठीक है, बस यही है कि इस सब में थोड़ा कैलकुलेशन मांगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से लगाओगे आंसर आ ही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, 2 बार पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दम है क्या? देखो यूपीएससी जीएससी 21 में पूछा गया, यूपीएससी प्रीलिम में भी पूछा गया 2002 में। क्या कह रहा है भाई? x + y = कितना कह रहा है? x + y z 1 लिखा, y + z x 1 लिखा, z + x y 1 लिखा गया। लिखा गया कुछ और लिखा गया, यही लिखा गया। तो हम थोड़ा ऑपरेशन चला देते हैं, C1 रिप्लेस बाय C1 + C2 चला दो भाई। कितना हो जाएगा? ये x + y + z हो जाएगा, ये z और 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x + y + z ये भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x और 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x + y + z हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? y और 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब x + y z सब में से कॉमन है, जैसे ही x + y + z बाहर किए तो कितना बन जाएगा भाई? ये 1 1 1 बन जाएगा, ये जेड एक्स वाई बन जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा। देखो 2 कॉलम आपस में बराबर हो गए, इसलिए इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 0 आ जाएगी। 0 है ऑप्शन में, क्या डी ऑप्शन अपना करेक्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है क्या दोस्त? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सी बात है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं, उसको लगाते हैं। चलो भाई, थक जाता है ये भी भाई, मशीन ही है, ह्यूमन थोड़ी है। हम जैसे हम लोग थक जाते हैं तो ये भी थक जाता होगा, काम बहुत करता है भाई। अपना सारा काम यही थाम रखा है, इसके ऊपर गुस्सा नहीं करने का। थोड़ा लेट लपेट चलेगा, क्या दिक्कत है? आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ के आगे खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है बीच में छोड़ देंगे, ठीक है? जब शुरू किए हैं तो भाई या तो शुरू मत करो, शुरू किए हैं तो एकदम खत्म करके ही छोड़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई जेड क्या है भाई? एक्स वाई जेड अपना क्या है? ये टर्म्स हैं, एपी में है। कौन सा टर्म है? ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड जो है पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म है किसी एपी के। ठीक, ये देखो ये अजीब सा हो रखा है भाई, उसको क्या हो गया अचानक सा? कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सही करते हैं। चलो उसको हटाओ, सब हटा दो, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ मत लगाओ, दिख तो रहा है ना। मैं सोचा मार्क कर देता हूँ, लेकिन ये गुस्सा हो रहा, क्या करूँ? एक्स वाई जेड को क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड अपना पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है किसका? एक एपी का। यहाँ देखो एपी यहाँ दिया गया है,
ये अपने किसी एपी का ये पी क्यू आर टर्म है। तो पूछा है पी क्यू आर एक्स वाई जेड 1 1 की वैल्यू क्या होगा। ये देखो यूकेपीएससी लेक्चर में पूछा गया है मेंस का पेपर में 2002 में। ठीक, चलो लगाते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे लगेगा ध्यान से समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, जनरल मेथड से लगाओगे 2-3 स्टेप ज़्यादा लगेगा, ट्रिक से लगाएंगे 2-3 स्टेप कम लगेगा। तो दोनों बताएंगे, पहले हम जनरल मेथड से बताते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई जेड अपना एपी में है, पी और एपी में कौन से टर्म्स हैं, पीएथ टर्म है, क्यूएथ टर्म है, आरएथ टर्म है। अगर पीएथ टर्म है, एक एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, ए प्लस पी माइनस 1 डी होगा कि नहीं होगा, होगा। वाई को क्या लिखोगे भाई, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी होगा कि नहीं होगा। और जेड को क्या लिखोगे भाई, ए प्लस आर माइनस 1 डी होगा कि नहीं होगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो पी एक्स 1 लिखा, क्यू वाई 1 लिखा, आर जेड 1 लिखा गया है। तो चलो पहले इसमें चलते हैं, जो अपना डिटर्मिनेंट है उसमें ऑपरेशन चलाते हैं। इधर ही चला दे रहा हूँ मैं ऑपरेशन चला रहा हूँ, R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3। ठीक है, चलो ऑपरेशन चला दिया, कितना हो जाएगा भाई, R1 को रिप्लेस R1 माइनस R2 किया कितना हो जाएगा, ये P माइनस क्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई x माइनस वाई होगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा 0। इसी तरह इस नीचे वाला तो यहाँ करोगे q माइनस r हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई y माइनस z हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा r हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक होगा नहीं होगा। अब यहाँ से देखो x माइनस वाई करते हैं, x माइनस वाई करोगे कितना हो जाएगा भाई p माइनस क्यू डी आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह y माइनस जेड करते हैं, y माइनस जेड करोगे q माइनस आर डी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ ले जाके इसकी वैल्यू उठा के हम रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा p माइनस क्यू हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह हो जाएगा p माइनस क्यू डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये y q माइनस आर है, q माइनस आर रहने तो ये q माइनस आर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये r लिखा r जेड 1 को ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ देखो इसमें p माइनस क्यू दिख रहा है, इसमें q माइनस आर दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन कर लोगे। तो कॉमन कर रहे हैं भाई, एक p माइनस क्यू बाहर कर ले रहे हैं, q माइनस आर को हम बाहर कर ले रहे हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा 1 1 r मिलेगा, यहाँ d d z मिलेगा, यहाँ 0 0 1 मिलेगा। जब देखो यहाँ 1 के साथ एक्सपेंशन करोगे d माइनस डी 0 आ जाएगा, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 0। मार दें d0, नन ऑफ दिस, इसमें 0 तो कहीं दिख ही नहीं रहा भाई, 0 दिख नहीं रहा तो नन ऑफ दिस होगा और क्या। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है बात यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इसके अल्टरनेटिव मेथड के देखते हैं, जो जिसको हम ट्रिक बोल देते हैं फैशन में, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव दूसरा मेथड क्या भाई, इसने कहा कि हाँ भैया, इसने ये बोला है कि जो पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर पी एथ और क्यू एथ और आर एथ टर्म ही तो अपना क्या है, ए बी और सी ही तो है। अब हम क्या करते हैं, 3 ही टर्म ले लेते हैं। 3 टर्म लेने का मतलब क्या है कि ए को हम ले लेते हैं 1, बी को ले लेते हैं 2, सी को ले लेते हैं हम कितना है 3 ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं। तो एक जब मैंने ए इज इक्वल टू 1 लिया तो ये कौन सा टर्म है, पी बराबर कितना होगा, पी बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा। जब मैंने ये 2 लिया तो 2 कौन सा टर्म है, 2th टर्म है कि नहीं है, तो क्यू बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा। जब हमने ये 3 लिया तो 3 आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। लो जी आंसर आ गया। इसका मतलब अपना p बराबर 1 है, q बराबर 2 है, r बराबर 3 है और a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c बराबर 3 है। यही तो है, कुछ और है, यही है। अब यही है तो फिर इसके पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यही है कि अपने को वैल्यू कितने का निकालना था भाई, जरा उस वैल्यू जिसकी निकालना उसके बताओ कितने वैल्यू निकालना था भाई हम लोगों को वैल्यू निकालना था। देख लेते हैं एक बार भाई, px1 qy1 rz1। ठीक है, px1 qy1 rz1 की वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना, इसी वैल्यू निकालना था। p बराबर क्या लियो भाई, p बराबर 1 है, q बराबर 2 है, r बराबर 3 है, x बराबर क्या है भाई, x बराबर x y z है ना। हमने a मान लिया भाई, जो a था उसको x मान लेना, ये a नहीं था अपना x था, ये x था, ये y था, ये z था, हमने ध्यान नहीं दिया। ये x था, ये y था, ये z था। इसकी वैल्यू कितना भाई 1 2 3 है, ये कितना होगा 1 1 हो जाएगा। अब देखो 2 कॉलम आपस में बराबर आ रहे हैं, 2 कॉलम आपस में बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब तुम जिस मेथड से जाना चाहते हो जा सकते हो, मेरे समय होता तो दूसरे वाले मेथड से जाते, क्योंकि यहाँ आसान है, क्योंकि 2 ही वैल्यू रखने से 2 रो आपस में बराबर आ जा रहे हैं, तो अपना आंसर सीधे आ जा रहा है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं दोस्त। बस आज के लिए क्वेश्चन इतना ही रखें, उसके बाद थ्योरी पार्ट पे चलेंगे। मैं तुमको कुछ डिटर्मिनेंट्स लिख रहा हूँ, उस डिटर्मिनेंट को याद रखिएगा भाई, वो बहुत जरूरी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं होता, मैं खुद ना बोलता भाई, मैं रटने के लिए बोलता हूँ, कभी मैं इसको फील कराता हूँ, रटाता नहीं हूँ। चलो नोट, एक डिटर्मिनेंट तो यही जो भी पढ़ाए थे, ये 1x x क्यूब, 1y y क्यूब, ये 1z z क्यूब, 1z z क्यूब। इसकी वैल्यू रट लेना भाई, कितना आया था, x माइनस वाई आया था, y माइनस जेड आया था, z माइनस एक्स आया था और x प्लस वाई प्लस जेड आया था कि नहीं आया था। दूसरा वैल्यू 1a की स्क्वायर, 1b b की स्क्वायर, 1c c की स्क्वायर, अगर ऐसा कहीं दिख जाए इसका वैल्यू आता है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू रटी रहनी चाहिए, यानी कि एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, ये किसी ना किसी क्वेश्चन के थ्रू पूछे जाते हैं, याद रहेगा तो अपना टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा डिटर्मिनेंट कौन सा रटना उसको देखो। तीसरा का डिटर्मिनेंट अगर कहीं तुमको दिख जाए a b c, उसके बाद a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c की स्क्वायर, फिर उसके बाद तुमको दिख जाए b c c a b, ऐसा कहीं नजर आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होता है भाई, इसकी वैल्यू होता है 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट के बराबर होता है a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c की स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब c क्यूब के बराबर होता है। और इस वैल्यू किसके बराबर होता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है। ठीक है, चले चौथी डिटर्मिनेंट जो रटने कह रहे हो अभी रट लेना।
ए बी सी कहीं लिखा हो, फिर ए बी सी, फिर बी सी ए बी ऐसे कुछ लिखा हो, फिर बी सी है तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसा कहीं लिखा गया तो इसकी वैल्यू आता है ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, बस इतना ही डिटर्मिनेंट, 4 डिटर्मिनेंट रखना, इसी रट लेना बस, इसमें से ज़्यादा नहीं आएगा। एक और रट लो भाई, एक और लिख देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए बी सी ए फिर सी ए बी अगर ऐसा कहीं लिखा गया है तो इसकी वैल्यू होता है माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। बस इतना डिटर्मिनेंट की वैल्यू रटी रहनी चाहिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू रटी रहेगी भाई, हमारा फायदा नहीं तुम्हारा ही फायदा, एग्जाम में बैठोगे काफ़ी टाइम बच जाएगा। चले अब चलो आप आगे की थ्योरी। इतना तो पिछले क्लास का हो गया कि जो पिछले क्लास में न्यूमेरिकल नहीं लगाए थे उसके न्यूमेरिकल्स को मैंने लगा लिया और उसके थ्योरी पार्ट को मैंने एक बार रिवाइज करा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं अपने आज के पार्ट पे जो आज हमको पढ़ना है। आज हम पहले शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। इसके दो तरीके हैं, रो के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो बाई कॉलम के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम दोनों तरीके बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीकों को एक बार कमांड बना लीजिएगा, एक ही बार बनाना है, उसके बाद अपना काम। तो क्या करना पड़ेगा, हम पहले क्या करने देख लो भाई। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रो विधि देखेंगे, रो बाई रो से देखेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, टेक द फर्स्ट रो ऑफ डेल्टा वन, दो अपने पास दो डिटर्मिनेंट रहेंगे सेम ऑर्डर के, उसके पहले वाले डिटर्मिनेंट के पहले रो को लेंगे, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट के पहली रो को लेंगे। ठीक है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका सम करेंगे। जो आएगा उसको क्या करेंगे भाई, इसी प्रकार सब लेते जाएंगे। जो आएगा अभी बता रहे कैसे आएगा, जो भी आएगा उसको जोड़ के हमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, चलो जो, तो हम एक डेल्टा लेते हैं। डेल्टा हमको कैसे बनाना है, वो काटो इसको भाई, ये क्या आ रहा है। अगर हम अपना डेल्टा वन मान लें, क्या है डेल्टा वन, हम मान लेते हैं अपना डेल्टा वन है कितना, A1 B1 C1 मान लेते हैं, A2 B2 C2 मान लेते हैं। वहाँ शब्दों में लिखा, यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैथमेटिकली कैसे क्या कहना चाह रहा है। C3 एंड एक डेल्टा टू हम लेते हैं। डेल्टा टू को क्या ले लेते हैं भाई, अल्फा वन बीटा वन गामा वन, अल्फा टू बीटा टू गामा टू, अल्फा थ्री बीटा थ्री गामा थ्री ले लिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमको डेल्टा चाहिए, हमको डेल्टा इस प्रकार चाहिए कि जो डेल्टा इंटू डेल्टा टू मल्टीप्लाई हो। हम रो बाई रो मेथड से बता रहे हैं, तो रो बाई रो मेथड से बताने का मतलब ये है कि सबसे पहले फर्स्ट रो इस डिटर्मिनेंट से उठाओ, उसके बाद फर्स्ट रो इस डिटर्मिनेंट से उठाओ। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, आपस मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो अल्फा वन, फिर क्या करोगे B1 बीटा वन, फिर क्या करोगे C1 गामा वन, यही तो आएगा। यही आएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट हम बना रहे हैं तो इसके पहले वाले पार्ट की जगह पर यही लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई, A1 अल्फा वन, फिर क्या लिखेंगे B1 बीटा वन, फिर क्या लिखेंगे प्लस C1 गामा वन, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फिर ये उठाएंगे यहाँ से इसके दूसरे वाले पार्ट पे गुणा करेंगे, इसी अब इसके पहले रो के उसके दूसरे रो के साथ गुणा करेंगे इसके साथ। ठीक है, जब इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, इसी पहले एलिमेंट गुणा करके सम करोगे कितना हो जाएगा, A1 अल्फा टू B1 बीटा टू और क्या C1 गामा टू आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह फिर इसके तीसरे वाले डिटर्मिनेंट से गुणा करोगे, जो तीसरा वाला रो है इसके साथ उस अपने पहले वाले डिटर्मिनेंट का पहला इसके तीसरे रो के साथ गुणा करोगे, कितना आएगा भाई, इसका गुणा कितना आएगा, ये आएगा कितना बताओगे, A1 अल्फा थ्री B1 बीटा थ्री, फिर कितना आ जाएगा C1 गामा थ्री आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह सारा लिखना है। अभी जब मैंने पहले रो को उठाया, पहला रो हमने देखो कंप्लीट कर दिया। अब हम दूसरा रो उठाएंगे, दूसरा रो को फिर पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले के साथ, फिर तीसरे वाले के साथ, तो क्या सेकंड डिटर्मिनेंट के वाले के साथ करके फिर यहाँ लिख देंगे, दूसरा रो भर देंगे। फिर इसी तरह तीसरे वाले एलिमेंट को, तीसरे रो को उठाएंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स को उसको पहले वाले रो के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर उसको दूसरे का फिर यहाँ लिख देंगे, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं। चलो फिर से करते हैं। A2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, A2 अल्फा वन प्लस A2 B2 बीटा वन, फिर कितना हो जाएगा C2 गामा वन, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर क्या होगा भाई, फिर इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, A2 अल्फा टू, फिर कितना हो जाएगा प्लस B2 बीटा टू, फिर कितना हो जाएगा C2 गामा टू, होगा कि नहीं होगा। फिर A2 का तीसरे वाले के साथ करोगे तो A2 अल्फा थ्री हो जाएगा, या B2 कितना हो जाएगा, B2 बीटा थ्री हो जाएगा, C2 गामा थ्री आएगा कि नहीं आएगा। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे भी डाउट नहीं आएगा दोस्त। चलो लिखते हैं तीसरा। फिर A3 पकड़े, A3 को फिर वही पहले वाले रो के साथ ले जाओ, A3 अल्फा वन, फिर A3 B3 बीटा वन, फिर C3 गामा वन आएगा कि नहीं आएगा। फिर A3 B3 के अल्फा टू बीटा टू के साथ करोगे कितना आएगा, A3 अल्फा टू B3 बीटा टू, फिर कितना आ जाएगा C3 गामा टू आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसको तीसरे के साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा, A3 अल्फा थ्री B3 बीटा थ्री, C3 कितना हो जाएगा, गामा थ्री, होगा कि नहीं होगा। बताओ जी, यहाँ तक बात समझ में आया। यही है अपना मल्टीप्लिकेशन रो बाई रो से। ठीक है, अब बताओ जी, अगर कहीं हमको मल्टीप्लिकेशन करने को आ गया तो हम कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे, नहीं कर पाओगे। चलो अभी एक एग्जांपल दिखाते हैं, तब तो कर ले जाओगे दोस्त। ठीक, चलो फिर एग्जांपल एक देखते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। जो इधर एग्जांपल लिखा गया है इसको इधर ही लगा देता हूँ। चलो एक बार अभी इसका एग्जांपल मैं बाद में बताता हूँ। इसके रो बाई कॉलम को मैं एक बार इसी वक्त रो बाई कॉलम को भी बता दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना डेल्टा वन क्या था भाई, डेल्टा वन अपना था A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, यही तो है, कुछ और है, यही है। इंटू करना है किसके साथ, इंटू करना है हमको अल्फा वन बीटा वन गामा वन, अल्फा टू बीटा टू गामा टू,
और किसके साथ, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3 के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, पहला तुम रो लेना, ये वाला रो लेना और ये वाला कॉलम उठाना। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर सम करो, कितना हो जाएगा A1 अल्फा 1 फिर B1 अल्फा 2 फिर कितना हो जाएगा प्लस C1 अल्फा 3 हो गया कि नहीं हो गया, ये हमने फिलअप कर दिया। फिर इसको उठाया इस वाले रो के साथ चला, इसको उठाया इस वाले रो के साथ चलो, कितना हो जाएगा A1 बीटा 1 B1 बीटा 2 C1 कितना हो जाएगा बीटा 3। इसके साथ आए, फिर इसके साथ आए, अब फिर किसके साथ चलना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई उसके लिए, A1 गामा 1 B1 गामा 2 C1 गामा 3 आएगा कि नहीं आएगा, लॉजिक। अब इसी तरह फिर इस वाले को उठाओगे, फिर यही दो तीन तरह, फिर इसी को उठाओगे, फिर इसी तीन तरह। बताओ अब कहीं डाउट है क्या, अगर कहीं करना हो तो कर ले जाओगे क्या। चले आगे बढ़े, चलो इसके न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं। हमको ध्यान से देखो, एक न्यूमेरिकल्स दिया गया, न्यूमेरिकल्स क्या दिया गया भाई, 1 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, -2 दिया गया, 3 दिया गया, 2 दिया गया, 3 4 -4 दिया गया। थोड़ा मैंने दूर दूर करके लिख दिया, वहाँ थोड़ा पास पास में लिखा गया, अच्छा भी नहीं लग रहा, कन्फ्यूजन भी हो जाएगा आप लोगों को। -2 1 3 लिखा गया, 3 -2 और कितना लिखा गया है 1, और एक कितना लिखा गया है 2 1 और कितना लिखा गया -2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बताया हमने, रो बाई रो बताया, तो इसको पहले रो बाई रो देखो कैसे करोगे, गुणा करोगे, यहाँ से इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो डायरेक्ट लिखूंगा, कोई 5 लाइन नहीं लिखने वाला मैं। इसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा 1 आएगा, -2 आएगा, फिर कितना करोगे 2 आएगा, फिर कितना करोगे 9 आएगा। फिर इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 3 आएगा, -4 आएगा, कितना आ जाएगा भाई 3 आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई, इसको इसके साथ गुणा करोगे 2 आएगा और 2 आएगा, फिर कितना आ जाएगा -6 आएगा कि नहीं आएगा। देखो ऐसे सारे भरने आप, जितने बच्चे हैं सब भर दो। अब इसको देखो -2 3 2 के साथ गुणा करोगे, इसके साथ कितना आ जाएगा -4, फिर कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 6, फिर इसको दूसरे वाले के साथ गुणा करो कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा फिर +2, फिर करोगे कितना हो जाएगा भाई 2 2 -4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा +3 हो जाएगा, फिर -4 आ जाएगा। अब बचा इसकी बात, इसको फिर उठा के पहले वाले के साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा -6 +4 -12, फिर इसको उठा के इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा भाई 9 -8, ये कितना हो जाएगा -4, फिर इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई, इसके साथ गुणा करोगे आ जाएगा 3 2 6, 4 1 4 -+8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके और लिख देते हैं। कितना हो जाएगा भाई, इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9 2 2 कट गया, तो कितना बचा भाई 9 बचा, ये 3 3 3 6 में से 4 गया बचा 2, ये 2 2 4 में से 6 गया, कितना आ गया -2। इधर देखो 6 में से 4 गया 2 2 बचे, 3 जोड़ देगा कितना बचेगा 5, यही तो बचेगा, कुछ और बचेगा भाई, कहीं गलत तो नहीं किया। लेकिन इसको गुणा करोगे कितना आएगा 2 दूना 4 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 3 9, 9 में से 4 गया 5, चलो ठीक है, ये 6 6 12 12 में से 2 गया कितना आएगा भाई -10। ठीक है, ये 4 4 8 4 4 8 8 में से 3 गया कितना आ जाएगा -5, ये कितना हो जाएगा भाई 12 6 18 18 में से 4 गया -14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई 8 4 12 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, 8 6 14 14 4 कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। देख लेना भाई, कहीं कैलकुलेशन वगैरह कुछ गलत हो तो बता देना, वैसे कहीं गलत तो नहीं लग रहा मुझे, देख लेते हैं एक बार, हम ही देख लेते हैं, कहीं तुमको कहेंगे भाई। ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये 4 देखो, ये 2 दूना 4, यहाँ होगा कितना प्लस, कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13, ये कितना हो जाएगा 13। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समझते हैं, सब कुछ समझेंगे भाई, ऐसा नहीं है कहा भाई सब छोड़ देंगे। उसके बाद देखो क्या होता है, ये तो हमने डिटर्मिनेंट लेके आके दिया, अब इसकी वैल्यू भी तो बता दो भाई, इसकी वैल्यू कितना आएगा वो भी बता दो, तब चलते हैं साथ में, कहाँ छोड़ के भाग रहे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक काम करो, या तो ऑपरेशन लगा दो। ऑपरेशन कैसे लगाओगे, ऑपरेशन ऐसा कर दो ना, C1 को C1 + C3 से रिप्लेस कर दो, C1 को C3 से रिप्लेस कर दो, फिर C2 को C2 + C3 से रिप्लेस कर दो। कुछ छोटा कर लो, क्या मालूम छोटा कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा नहीं है यार, गुणा कर डालो, लेकिन हम छोटा कर दे रहे हैं। C1 को रिप्लेस कर दो C1 + C3 से, और क्या लिखा भाई, एंड C2 को रिप्लेस कर दो C2 + C3 से। ये दो ऑपरेशन चलाओ, कितना हो जाएगा C1 को C3 से रिप्लेस करें ना, कितना हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 7, फिर ये -5 जोड़ोगे हो जाएगा 8, फिर इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4, कुछ कम हो रहा है पता नहीं, देखते हैं। इसको वापस में जोड़ दोगे हो जाएगा 0, ये जोड़ोगे तो हो जाएगा -15, ये जोड़ोगे हो जाएगा -15, हो गया। फिर ये कितना लिखा भाई -2 लिखा गया है, ये -5 लिखा गया है, माइनस नहीं 18 लिखा गया। ठीक है, अब ये करो ना, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे, इन दोनों को आपस यानी C2 R2 को रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, अपना आया कितना भाई, अपना आया 7 8 4, और कितना आया भाई 0 -15 15, फिर कितना आया -2 -5, फिर कितना आया 18। हम एक काम करते हैं, R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 + R3 से, कर दें, कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसको करोगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में हम इसका एक्सपेंशन करेंगे 15, बाकी ये सब बचा तो कितना हो जाएगा 13 78 13 7 91, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं 15 से, इसका साइन बता दो भाई, सब कुछ लिख दो साथ में ही, बाद में लिखने कोई काम ना छोड़ो। इसका साइन बताओ कितना हो जाएगा, कितना लिखा है 32 लिखा है, 32 मतलब -1 की पावर 5 इंटू कितना लिखा है 15, और इसका
निकालो भाई, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या बचेगा? 8 × 3 = 91 बचेगा, फिर 12×2 = 24, 8 बचेगा, कुछ और बचेगा, यही बचेगा। तो -15 गुणे 115 आया कि नहीं आया? 115 आएगा कि 125? नहीं, 115 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 15 × 5 = 75 का 5, ये कितना हो जाएगा? 15 × 1 = 7 22 को 2, 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15 2 17, 1725 आएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी वन साड़ी के हुए A1 B1 C के शाखंड है या को फैक्टर, वही जो उस दिन बताया नहीं था कि, चलो देखो इसको समझाते हैं पारी पारी से कि हमको क्या दिया गया। हमको ये दिया गया है कि एक डिटर्मिनेंट हमको दिया गया जिसके एलिमेंट A1 B1 C1 है। मान लो हमको एक डिटर्मिनेंट डेल्टा दिया गया, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं A1 है, B1 है, C1 है, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया? यही दिया गया, ये दिया गया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ना तुमको दिक्कत है ना उसको दिक्कत है, वो भी कह रहा है हम भी खुश हैं तुम भी खुश रहो। लेकिन उसने कहा कि ऐसा गुरु जो A1 का है, A1 का उसने कोफैक्टर कहा भैया यहाँ A1 का कोफैक्टर कैपिटल A1 है। इसी तरह A2 का A2 नहीं B1 है ना, B1 का कोफैक्टर इसने कहा कि B1 है, और स्मॉल C1 का कोफैक्टर इसने कहा कैपिटल C1 है। इसी तरह आगे उसने इस A2 के लिए कैपिटल A2 बताया, B2 के लिए कैपिटल B2 बताया। इसी तरह उसने बताया कि सबका कोफैक्टर ये ऑलरेडी दिया गया है। तो अगर कहा कि अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो देन इसने ये कहा कि फिर अगर A1 A2 A3 निकालोगे, ऐसे लिखे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखे, अपना ऐसा नहीं लिखा गया, अपना A1 A2 A3 ऐसा नहीं लिखा गया, ऐसा नहीं लिखा गया भाई। A1 A2 A3 ऐसा लिखा गया है, B1 B2 B3 ऐसा लिखा गया है, और C1 C2 C3 ये किसका है? कोफैक्टर्स जो निकाले हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आएगा वो जो अपना डेल्टा दिया गया है, अपना जो डिटर्मिनेंट दिया गया है उसके स्क्वायर के बराबर आएगा, यही ये कहना चाह रहा है। ठीक, चलो फिर आगे देखते हैं। अगर यही कहना चाह रहा है तो इसको हम सिद्ध करके दिखा देते हैं, है ना जी। देखो यही लिखा गया कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा की स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर क्या है? अगर इसका ऑर्डर देखो 3 था तो 3 से कम थे। इसी तरह थोड़ी देर पहले बता के आए थे जब प्रॉपर्टी बता रहे थे, कल की क्लास में जाके देखना, तुमने बताया कि अगर डेल्टा की वैल्यू ये इसके कोफैक्टर जो होगा, इसके कोफैक्टर का अगर वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा के पावर n-1 हो जाता है। यानी n क्या है? n जो अपना डेल्टा है, डेल्टा का ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, एक डेल्टा दिया जाए जिसका ऑर्डर n है, तो उसे कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट कह रहा हूँ, देखो कॉन्जुगेसी मतलब कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ, नहीं कॉन्जुगेट नहीं भाई, मतलब उसके कॉन्जुगेट जो उसके कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितना आ जाता है? डेल्टा का पावर n-1 हो जाता है। जहाँ पे डेल्टा हमको ऑलरेडी दिया रहेगा, ऊपर वो दिया रहेगा, तभी डेल्टा के जो है उसके वो क्या बोलते हैं, डेल्टा सी की वैल्यू तभी हमसे पूछेगा। उससे जो डेल्टा सी क्या होता है? उसके कोफैक्टर का वो डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, चले आगे बढ़े, इसको प्रूव कर दें। प्रूव करने का मतलब क्या है? सॉल्व करके दिखा दें, क्या हो तो चलो दिखा देते हैं। यहाँ कहीं पेज ले लेता हूँ, पेज लेके दिखा देता हूँ। चलो यहीं दिखा देता हूँ। तो अपन लोग के पास क्या डिटर्मिनेंट आया? एक तो ये मिला था A1 B1 C1, फिर क्या था A2 B2 C2 स्मॉल वाले, A3 B3 C3, फिर उसके कोफैक्टर्स के डिटर्मिनेंट हमको मिला, क्या मिला भाई? A1 B1 कैपिटल C1, फिर क्या मिला हमको? A2 मिला, B2 मिला, फिर कैपिटल C2 मिला, फिर क्या मिला? A3 मिला, B3 मिला और कैपिटल C3 मिला कि नहीं मिला? बताओ जी, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। फिर चलो प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर तुम इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ इसके, जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ जल्दी से देखो, बस बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, यहीं सब कुछ लिख देंगे, केवल एक लिख के दिखा दे रहा हूँ। इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा? A1 कैपिटल A1 B1 कैपिटल B1 प्लस C1 कैपिटल C1, ऐसे तो आएगा। फिर इधर क्या करोगे? इसको दूसरे वाले के साथ करोगे गुणा, तो A1 कैपिटल A2 B1 प्लस B1 कैपिटल B2। ठीक, इसको बिठाओ भाई, जगह कम पड़ जाएगा ये बना रहेगा तो इसको हटाना पड़ेगा ना। चलो तो देखो B2 बात को समझने के लिए दिखा रहे हैं, बाकी ये तुमको फार्मूला याद है उस आधार पर भी लगा सकते हो, गलत नहीं आएगा, लेकिन विजुलाइजेशन कैसे आएगा उसको दिखा रहा हूँ मैं। B1 B2 प्लस कितना हो जाएगा ये? एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, कैंसिल मत होना दोस्त, बाकी चाहे जितना टाइम ले लेना तुम। ठीक है, चलो देखो ये कितना हो जाएगा? B1 B2 हो जाएगा। अब क्या लिख दें भाई? ये लिख दें C1, यहाँ देखो C1 से फिर किससे गुणा करोगे? कैपिटल C2 के साथ। फिर इसको क्या करोगे? इधर देखो, फिर इसको A1 B1 को पकड़ोगे, A3 B3 वाले के साथ करोगे, कितना हो जाएगा भाई? A1 A3, देखो उसी पोर्शन को हम नीचे लिख रहे हैं, ये मत समझना कि हम कुछ और लिख रहे हैं। फिर B1 के साथ B3 हो जाएगा, फिर C1 के साथ कैपिटल C3 हो जाएगा। अपना डिटर्मिनेंट ऐसे बनता जाएगा कि नहीं बनता जाएगा? अब जरा एक बार गौर करो, हम क्या बता के आए थे, अगर कोई एलिमेंट किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को उसी के क्या कहते हैं, उसी के कोफैक्टर के साथ अगर हम गुणा करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। मतलब क्या है? A1 का कोफैक्टर A1 है, B1 का कोफैक्टर B1 है, C1 का कोफैक्टर C1 है, तो किसकी वैल्यू दे देगा? ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा, ये तो डेल्टा लिखा गया। लेकिन अगर मैंने यही बताया था, इसके अलावा मैंने ये बताया था कि अगर इसके अलावा A1 अगर जाके A2 B2 C2 किसी दूसरे कोफैक्टर के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है तो क्या वैल्यू दे देता भाई? 0।
जीरो दे देता है कि नहीं दे देता। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट क्या है, पहले तो डेल्टा दे देगा, बाकी जीरो जीरो दे देगा। अब देखो इसको पकड़ेंगे, ये देखो A2 B2 C2, A2 B2 C2 पहले वाले से के साथ जाके गुणा करेगा, क्या जीरो नहीं देगा? क्योंकि देखो भाई इसका कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2, ये इस पे डेल्टा देगा, यहाँ पे डेल्टा देगा, लेकिन जैसे ही तीसरे वाले पाएगा वहां भी जीरो दे देगा। देगा कि नहीं देगा? इसी तरह A3 B3 C3 है, पहले वाले के साथ इस देखो पहले वाले रो के साथ गुणा करेंगे तो ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग तो ये है नहीं, तो ये भी जीरो देगा। फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग नहीं, ये भी जीरो देगा, लेकिन इसके साथ करस्पॉन्डिंग है तो इसको क्या वैल्यू देगा? डेल्टा देगा, तो नहीं देगा। अब बताए थे कि अगर सारे टर्म जीरो हो, केवल इसके डायगोनल एलिमेंट लिखे होंगे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आता, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? डेल्टा क्यूब आ जाएगा। अब ऑलरेडी हमको ये डेल्टा दिया गया था, डेल्टा की वैल्यू रखा, तो डेल्टा की वैल्यू रखने के बाद आया डेल्टा क्यूब, तो डेल्टा क्यूब आ गया, तो भाई डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा? यही तो आया, कुछ और आया देखो, ये जो लिखा गया है टर्म्स, ये कितना आया देखो, ये देखो अपना आया डेल्टा क्यूब आया कि नहीं आया? डेल्टा क्यूब आया। अब ये जो वैल्यू डेल्टा अपना था, यही डेल्टा, ये वाला पोर्शन, यही इतना पोर्शन तो डेल्टा था, देखो ये वाला, ये पोर्शन तो डेल्टा था। देखो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, बाकी मार्क कैसे करूँ मैं? डेल्टा हम लोगों को क्या दिया गया था? A1 B1 C1 ही तो हम लोग को डेल्टा लेके चले थे कि नहीं लेके चले थे? बताओ, रुक जाओ दिखा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पोर्शन ही तो डेल्टा है, पूरा डेल्टा नहीं था भाई अपना, अपना डेल्टा ये इतना ही तो मान के चले थे कि यही अपना डेल्टा है। देखो ये वाला पोर्शन, यही अपना डेल्टा था, ठीक है? नहीं ठीक है, इसका मतलब डेल्टा इंटू समथिंग, ये जो अपना कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट है, डेल्टा इंटू कोफैक्टर वाला डिटर्मिनेंट, उसको डेल्टा सी लिख दूं, डेल्टा सी लिख दिए, ये बराबर कितना आया? डेल्टा क्यूब आया। जब डेल्टा सी बराबर कितना आ जाएगा? डेल्टा के स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? देखो हमने प्रूव कर दिया था, ये प्रूव करने को बोला था। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ था? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात। अच्छा लगा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, इसका कुछ क्वेश्चन रखे हैं, क्वेश्चन लगवाते हैं, चले। ये वही है भाई, जब आई बराबर जे होता है तो क्या देता है? डेल्टा देता है। अगर आई बराबर जे नहीं होता तो वैल्यू जीरो देता है। वही पॉइंट की पॉइंट जो है वहाँ जो हमने यूज किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, अगर पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई घबराने उगराने वाली बात नहीं है। देखो वही जो निकाल के लेकर है, डेल्टा क्यूब आया, डेल्टा क्यूब के पहले तो रख दिया, डेल्टा डेल्टा इतना तक, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कैसे बदलेंगे। जैसे एक हमको 2/2 प्रोडक्ट हमको दिया गया है, तो इसको हमको दिखाना है कि इसको हम प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के रूप में लिखने का मतलब क्या है? दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, जैसे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा गया, तो इसको डेल्टा 1 डेल्टा 2 में कैसे तोड़ेंगे, इस फॉर्म में हमको लिखना है। चलो देखते हैं कैसे लिख पाते हैं, सब कुछ ध्यान से देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमको यहाँ दिया गया इसी को लेके चलेंगे, इसी को हम स्प्लिट करके बढ़िया से दिखा देंगे कैसे क्या आया है कैसे नहीं आया। तो इसके हम पीछे ही दिखा दे रहे हैं, और ये बारीकी से हमारे पेज पे नहीं बताएंगे, तो एक ही पेज पर हम लेते सब कुछ बता दे रहे हैं एक साथ। उसके बाद जब आप पढ़िएगा, नोट्स आपको आपके साथ रहेगा, तो आप जिस तरह से उसको पढ़ना चाहें सब कुछ पढ़ सकते हैं। चलो देखते हैं। एक्सप्रेस अ डिटर्मिनेंट express a determinant into product of टू डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट को उसके प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करना है, कैसे होगा सब कुछ देखते हैं। देखो भाई यार, डिटर्मिनेंट खत्म करके ही छोड़ेंगे, तो थोड़ा लंबा वीडियो क्या हो जाएगा, क्या मतलब है? पढ़ने वाले के लिए लंबा वीडियो, छोटा वीडियो नहीं मायने रखता, उनके लिए मायने रखता है मटेरियल पढ़ा है बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हमको डेल्टा जो दिया गया है, डेल्टा हमको दिया गया है कि A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1 और A1 अल्फा 2 B प्लस B1 बीटा 2, ऐसा कुछ ऐसा दिया गया कि नहीं दिया गया? A1 B1 सही है, अल्फा 2 बीटा 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं। A2 अल्फा 1, यहाँ क्या दिया गया भाई? A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1, और यहाँ क्या लिखा गया भाई? A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2 लिखा गया, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को कह रहा है भाई कि ये जो लिखा गया है इसी किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आकर दो हमको, तो ठीक है लेते आएंगे भाई। दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में इसको, डेल्टा को दो डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 डेल्टा 2 में इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे जरा देखो। अभी हम थोड़ी देर बताए थे कि अगर इसे सम में लिखा हो तो इसको स्प्लिट करते हैं, कैसे करते हैं? एक बार इसको पकड़ते हैं, एक बार इसको पकड़े किसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ कैसे तोड़ सिखा के आए, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 1, ये कितना हो जाएगा? A1 अल्फा 2 A2 अल्फा 2 होगा कि नहीं होगा? लो जी, फिर क्या होगा? A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 1, इधर कितना हो जाएगा? B1 बीटा 2 बीटा 1 है भाई, ये बीटा 1 है, नहीं बीटा 2 है, ठीक है भाई, बीटा 2। फिर कितना हो जाएगा? ये B2 बीटा 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर क्या होगा भाई? ये B1 बीटा 1 के साथ एक बार बनेगा, तो B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 बीटा 1, ये कितना हो जाएगा? इसके साथ एक बार A1 अल्फा 2 आएगा, A2 अल्फा 2 आएगा। फिर क्या आएगा भाई? B1 बीटा 1, ये B2 बीटा 1 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? B1 बीटा 2, ये कितना हो जाएगा? B2 बीटा 2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जो कह रहा है उसको देखते हैं, आंखों से कुछ दिख भी रहा होगा। इसमें देखो अल्फा 1 कॉमन दिख रहा है, अल्फा 1 निकाल लेते हैं। इसमें अल्फा 2 कॉमन दिख रहा है, अल्फा 2 निकाल लेते हैं। तो अल्फा 1 अल्फा 2 बाहर कर लिया, कितना बचा भाई यहाँ पे? यहाँ देखो A1 A2 बचा कि नहीं बचा? इसी तरह इसमें देखो अल्फा 1 बीटा 2 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कॉमन बाहर कर लो, अल्फा 1 बीटा 2 बाहर कर लो भाई, कितना हो जाएगा? A1 A2 B1 B2 आया कि नहीं आया? इसी तरह इसमें देखो तीसरे वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? एक बीटा 1 कॉमन दिख रहा है, अल्फा 2 कॉमन दिख रहा है, बीटा 1 अल्फा 2 कॉमन दिख रहा है, बाहर कर लेते हैं। बीटा 1 अल्फा 2 कॉमन बाहर कर लोगे, कितना हो जाएगा? B1 B2 और A1 A2, यही तो हुआ, कुछ और हुआ? यही हुआ। प्लस फिर इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बीटा 1 दिख रहा है कॉमन, बीटा 2 कॉमन दिख रहा है, बीटा 1 बीटा 2 कॉमन कर लिया, कितना बचा भाई? ये बचा अपना B1 B1, फिर क्या बचा? B2 यही तो बचा, कुछ और बचा? इसके देखो दो रो आपस में बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 0। B1 B2 B1 B2 इसमें दो कॉलम बराबर है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अल्फा बीटा 1 अल्फा A1 B1 A2 B2
और यहाँ क्या बचा B1 B2 A1 A2 यही बचा है कि नहीं बचा, यानी हमारे पास दो पार्ट यही बचे, क्या बचे भाई, एक तो बचा, चलो भाई एक तो अपने पास बचा क्या α1 β2 क्या बचा भाई A1 B1 A2 और B2 बचा कि नहीं बचा, फिर क्या बचा भाई माइनस β1 α2 क्या बचा भाई A1 B1 A2 B2 बचा कि नहीं बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, A1 B1 A2 B2 बचा, A1 B1 B2 इसको बाहर कर लेते हैं, इसको बाहर करो भाई, ये डिटर्मिनेंट देखो दोनों कॉमन है कि नहीं है, A2 B2 दोनों कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर कर लिए बचा कितना α1 β2 माइनस β1 α2 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। ये कितना हो जाएगा भाई A1 B1 A2 B2। अब ये जो लिखा गया है क्या कुछ और नहीं, ये इनटू करके क्या कुछ नहीं, ये डिटर्मिनेंट α1 β1 α2 β2 ही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया। देखो इसको गुणा करोगे तो α1 β2 हो जाएगा, इसको करोगे β1 α2 होगा कि नहीं होगा। लो जी, हमने जो डेल्टा लेके चला था उस डेल्टा को हम इसमें देखो जो अपना था वो A1 α1 प्लस B1 β1 ऐसे कुछ समथिंग करके था कि नहीं, देखो उसको हमने दो मल्टीप्लिकेशन को रखने हमने तोड़ दिया। बताओ जी कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 3/3 को भी तोड़ सकते हो, उसके आगे की भी तोड़ सकते हो। यहाँ तक समझ में आया क्या, तो हमने कैसे तोड़ दिया, दो डेल्टा1 और डेल्टा2 में तोड़ दिया नहीं, जहाँ अपना डेल्टा1 क्या भाई A1 B1 A2 और B2 है, एंड डेल्टा2 क्या भाई अपना डेल्टा2 है, α1 β1 है और α2 β2 है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, ठीक है आगे बढ़े फिर। चलो एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल को बताओ क्या समझ में आया, न्यूमेरिकल समझ में आया अगर बताओगे। एक क्वेश्चन देते हैं, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना भाई A1 α1 B1 β1 A1 α2 B1 β2, फिर क्या लिखा भाई A1 α3 B1 β3, ऐसा लिखा गया। कुछ दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख दे रहे हैं A2 α1 B2 β1 A2 α2 B2 β2, इधर लिख दे रहे हैं A2 α3, इधर लिख दे रहे हैं क्या B2 β3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इधर भी लिख दे रहे हैं A3 α1 B3 β1, फिर इधर A3 α2 B3 β2, फिर क्या लिख दे रहा है भाई A3 α3 B3 β3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे करें, इसी को प्रूव करना किसके बराबर, जीरो के बराबर हमको प्रूव करना। चलो सोल्यूशन देखते हैं भाई कैसे प्रूव करेंगे, जैसे इसको लेके चले थे उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे मरोड़ेंगे सब कुछ करते जाएंगे। तो बाद में एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं भाई, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, और इसमें देख रहे हो एक डिटर्मिनेंट में A1 B1 दिख रहा है, तीसरा एलिमेंट नहीं दिख रहा। और इसमें देखो β1 α1 β1 α2 β2 α3 β3 दिख रहा है, लेकिन तीसरा एलिमेंट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या लिखा है, क्या ये A1 B1 यहाँ जीरो, तीसरे वाले पार्ट जीरो तो नहीं है, A2 B2 जीरो तो नहीं है, A3 B3 जीरो तो नहीं है। बाकी जैसे बताया ना, एक बार इसको लेके इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर एक बार इसको लेके इसके साथ, फिर इसके साथ, इसी तरह 2 दूना 4 दूनी 8, 8 बार टूटेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या ये कुछ ऐसा तो नहीं है α1 β1 0, ये α2 β2 ये कहीं जीरो तो नहीं लिखा गया है, कहीं ये α3 β3 ये जीरो तो नहीं लिखा गया दोस्त, यही तो लिखा गया है। किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जा रहे हैं, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब जीरो बराबर जीरो, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। यही अपना राइट हैंड साइड ही तो है, कुछ और है। आ गया समझ में, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यही सारा कुछ यहाँ पे देखो खेला लिखा गया, इस खेला को पढ़ लेना अपनी तरफ से, मैंने एक जगह सारा कुछ बता दिया। अब चलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो आज नहीं लगाऊंगा, आज थ्योरी पार्ट को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन से रियलाइज कराऊंगा। लेकिन ये है कि अगली क्लास में जब इसके मैं PYQ कराऊंगा तब देखिएगा कि इस पर रिलेटेड कितना क्वेश्चन आया, कितना भर भर के आया है। तो इसको हल्के मत लीजिएगा, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अभी तक, मतलब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, दोनों मिला के 4 से 5 मिनिमम, यानी कुल मिला के 5 क्वेश्चन तक कभी कभी पहुंच जाता है। तो ऐसा हल्के में मतलब वेटेज वाली टॉपिक है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। पहले कंसिस्टेंट पढ़ेंगे, इनकंसिस्टेंट पढ़ेंगे, देखेंगे सब कुछ, देखेंगे हर एक जितना कुछ हो सकता है सब कुछ। तो जैसे कंसिस्टेंट इक्वेशन आ गया, कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब ये है दोस्त, अगर जैसे कंसिस्टेंट इक्वेशन हमको बोल दिया, क्या बोल दिया कंसिस्टेंट इक्वेशन, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब क्या है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे, क्या कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, मत दौड़ाओ मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कह दिया कंसिस्टेंट इक्वेशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफिनिट एंड यूनिक सोल्यूशन, डिफिनिट एंड यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा भाई, डिफिनिट होगा और यूनिक सोल्यूशंस होगा। अगर हमको कोई दो मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको दो दिए गए हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसके क्या होंगे, डिफिनिट सोल्यूशंस आएंगे और यूनिक सोल्यूशंस आएंगे। या देखो लिखा गया हिंदी में, देखो निश्चित और अद्वितीय हल आएगा। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। सबसे अच्छा टर्म क्या है भाई, कंसिस्टेंट कब होगा, इस टर्म को याद रखना, कंसिस्टेंट, कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। एक निकाय को संगत कहा जाता है यदि उसके कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, x + y = 2 एंड x - y = 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में एक बार जोड़ डालोगे, कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x = 8 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 4। अब x बराबर 4 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख के निकाल लेंगे, x की वैल्यू रख के निकाल लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाए हमको, कितना नहीं मिलेगा, तो y की वैल्यू कितना आ गया -2। हमको x की वैल्यू आया 4, y की वैल्यू आया -2। इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिक सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला, एक अद्वितीय हल मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ऐसा कहीं लिखा गया है, इस कंडीशन में अपना ध्यान से देखो, क्या A1/A2 ये नॉट इक्वल टू आया है B1/B2 के, नहीं आया है, नहीं आया, सही है, बिल्कुल सही है।
इसका मतलब क्या है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होने का मतलब है कि ये किसी न किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब किसी न किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी तो उसका मतलब क्या है कि उसका कम से कम एक सोल्यूशन तो है ही है। अब एक सोल्यूशन है उसी को क्या कहते हैं, अगर हमको पता लग जाए कि इसके कम से कम एक सोल्यूशन है, अगर उसके कम से कम एक सोल्यूशन है तो वो इक्वेशन वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से लिखे रहेंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। बात समझ में आया क्या? ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है उसको देखते हैं। चलो भाई, ओके वो इनकंसिस्टेंट है, हाँ। अब देखना है हमको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होता है भाई। असंगत समीकरण जिसका कोई हल नहीं। अब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहीं भी अगर हमको बताना पड़े कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है तो उसके देख लो सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस होते हैं, इसे कोई सॉल्यूशंस नहीं निकल के आते थे। यहाँ लिख सकते हो नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस फाउंड आउट, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, ध्यान से देखो, ये सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशंस ना हो। जैसे अगर हम तुमसे कह दें कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0 है एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, ऐसा कुछ दिया गया है। अब हम तुमसे पूछे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब तुमसे पूछे कि इनकंसिस्टेंट है तो किस कंडीशन में होगा, तब होगा जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो। इसका मतलब क्या है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो इसका मतलब जो हमको लाइंस दिए गए हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हमको दिए गए हैं, ये कुछ हो नहीं, ये पेयर ऑफ लाइंस है कि नहीं है। जब पेयर ऑफ लाइंस हैं तो ये इक्वेशन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं, कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं तो फिर उसको हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोल देंगे। बात समझ में आया क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना दोस्त, बात तो समझने के लिए ही तो बताया जा रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमको दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया। अब तुमको चेक करना है कि इसके सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे, या कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। चेक करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले रेशियो पता करोगे, कितना लिखा है 1/2 दिख रहा है तो 1/b1 a1 ये देखो a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन जैसे हम c1/c2 निकाल रहे हैं आपस में बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर ऐसा कहीं मिल जाता है तो हम कह देते हैं क्या भैया, अगर ऐसा कहीं मिल जाता है तो इसको बोलते हैं कि नो सोल्यूशन। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, फिर इसको हम क्या कह देते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोल देते हैं भाई, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोल देते हैं। यहाँ तक बता समझ आया, यहाँ तक समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों लाइंस दी गई हैं, दोनों लाइंस बोथ लाइंस आर, ये दोनों लाइंस जो दी गई है ये बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन क्या भाई पैरेलल है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया? ठीक है, चले आगे। फिर आता है डिपेंडेंट इक्वेशंस। डिपेंडेंट इक्वेशंस क्या होता है भाई, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट क्या होगा भाई, सेड टू बी डिपेंडेंट कब होगा, ये तब होगा इफ इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये तब होगा जब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। जैसे एक कोई लाइन है, एक लाइन, दो लाइन्स हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब देगा। अब ये दो लाइन्स, मान लो ये दो लाइन्स हैं, अगर ये ऐसे कट किए तो कितने भाई, कितने इक्वेशंस आएंगे, कितने सॉल्यूशंस आएगा, एक सॉल्यूशंस आएगा। लेकिन एक लाइन है, ये दूसरी लाइन जो हम देख रहे हैं, इस लाइन को इसी के ऊपर से ऐसे करते हुए लेते चले जाओ, इसी के ऊपर से ही लाइन गुजर जा रही है ऐसे। अब बताओ ये लाइन को कितनी जगह काट कर रहा है, हर एक पॉइंट, जितने जितने पॉइंट, यहाँ पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पॉइंट दिख रहा है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। अगर ये अलग पॉइंट पे अलग अलग कट कर रहा है तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा कहीं मिल जा रहा है तो उसकी उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंस इक्वेशन से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंस। इस कंडीशन क्या होगा, अगर मान लो जैसे हम कहते हैं तुम्हारे पास क्या है कि a1x है, b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x है प्लस b2y है प्लस c2 इक्वल टू 0, ये तुम्हारे पास सिस्टम्स हैं। अब तुमसे कह रहा है कि ये डिपेंडेंट कब होगा, तो अगर तुमको बताना होगा कि डिपेंडेंट कब होगा तो क्या करना है, इसके रेशियो निकालना है। a1 बराबर a1 डिवाइड बाई a2, फिर बराबर b1 डिवाइड बाई b2, फिर बराबर c1 बाई t2 हो जाए, हम कह देंगे तो डिपेंडेंस इक्वेशन है। अगर ओवरऑल देखा जाए, ऊपर देखना चाहते हो, क्या देख लेना भाई, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, आइडेंटिकल लाइंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल लाइंस होना चाहिए। बात समझ में आया क्या? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल से लिखा, जल्दी से इस एग्जांपल को निस्ता नाबूद कर दो भाई। ये इसके दोनों को पहले जो इक्वेशंस दिए गए इनका रेशियो निकालोगे, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। फिर ये क्या है, किसके बराबर है, क्या 1/2, ये 1/2 ही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया। अगर ऐसा कुछ लिखा है, सारे रेशियो बराबर है, तो क्या डिपेंडेंट सिस्टम है कि नहीं है? बिल्कुल है ना दोस्त, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे और क्या होगा, ये कॉन्करेंट लाइंस होंगे, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, चले आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसके यूनिक सॉल्यूशंस होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, और यूनिक सॉल्यूशन हो तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब उसके कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होगा। उसकी कंडीशन क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनकंसिस्टेंट कब होगा, नो सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट होगा तो उसके साथ सॉल्यूशंस नहीं रहेंगे, नो सॉल्यूशंस आएगा, ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा कि नहीं होगा। फिर क्या बात करते हैं भाई, डिपेंडेंट के लिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे गुजरी रहेगी तो आइडेंटिकल होंगे। फिर उसके बाद एक कंडीशन क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। बात समझ में आया क्या? ठीक है, बात समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो
अब देखते हैं क्या पढ़ना है भाई। अब देखते हैं क्रैमर रूल। देखो क्रैमर रूल केवल जानकारी के लिए रखो, ज़्यादा है बेहतर है। बाकी जब इस वहाँ इक्वेशंस को सॉल्व करने वहाँ लिखा नहीं रहता इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करो या किससे सॉल्व करो, वो सब पूछा नहीं जाता, लेकिन हमारे जानकारी के लिए वो क्रैमर रूल हमको पता रहना जरूरी है। बाकी जो है वहाँ पे सोल्यूशंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप जब लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन में सोल्यूशंस लिखे रहते हैं, उसी सोल्यूशंस को रख के जल्दी से इक्वेशन चेक कर लिया करो, जो सेटिस्फाई करेगा वही अपना सोल्यूशन होगा। लेकिन आज के डेट में केवल ऑब्जेक्टिव तक तो हम लोगों का एग्जाम सीमित रहा नहीं, अब हम लोगों को सब्जेक्टिव भी लिखना होता है। सब्जेक्टिव लिखने के लिए भाई हमको तब तो पढ़ना पड़ेगा, तो फिर उसके क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। तो चलो लगाते हैं। तो चलो क्रैमर रूल पढ़ते हैं। क्रैमर रूल है क्या इसको समझते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ टू वेरिएबल। मान लो एक दो इक्वेशन हमको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। क्रैमर रूल तभी लगा सकते हैं जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो। मतलब इसका क्या हुआ कि ये कम से कम इसका एक सोल्यूशन अवश्य एग्जिस्ट करना चाहिए, उस कंडीशन में हम इसको लगा सकते हैं। चलो इसकी पूरी जानकारी को हम निचोड़ निकाल कर बाहर लाते हैं, फिर धीरे धीरे से बारी बारी से सब कुछ समझते हैं क्या है क्या नहीं। अगर अपने लोग के पास, चलो यहीं लगाते हैं, अपन लोग के पास ये दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है कि नहीं है बिल्कुल है। अब इसमें क्या करो तुम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे कैसे लगाओगे, कैसे लिखते हैं, चलो एक हम तुमको आइडिया बताता हूँ कैसे। हम कहते हैं कि ऐसे लिख लेना a1 b1 c1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए ऐसे लगा लेना a1 b1 c1, फिर नीचे उसी के नीचे जस्ट लिखना a2 b2 c2। फिर एक काम करना कि ये जो दो टर्म्स लिखेंगे इनको और एक बार लिख लेना, a1 इसको आगे बढ़ा के b1, फिर इसको क्या लिख लेना a2 इसके आगे बढ़ा के लिख लेना b2। फिर ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है इसको क्या करना तुम, इसको जाना खा जाना, क्या करना तुम, खा जाना। चलो फिर देखते हैं। फिर x की स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे b1 c2 ये b2 c1। अगर ऐसे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, b1 c2 माइनस b2 c1, हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसमें साइन वगैरह नहीं देखना, जैसे दिख रहा है वैसे लिखते चलो। y की जगह पे क्या लिखोगे, c1 a2 c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1। फिर यहाँ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 डिवाइड बाई क्या लिखोगे भाई, a1 b2 माइनस a2 b1, होगा कि नहीं होगा बताओ, a2 b1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या करें दोस्त, जैसे क्या है कि यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहते थे तो कैसे, क्या उसी के आधार पर यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते थे। देखो ध्यान से, जैसे क्या इसी को लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे भाई, b1 b2 c1 c2 लिख सकते थे, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते थे। y की जगह पे क्या लिख सकते थे भाई, y की जगह पे क्या हम c1 c2 और a1 a2 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। z की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, z की जगह 1 की जगह पे क्या लिख सकते थे, इसके नीचे लिख सकते हो a1 a2 b1 b2, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बताओ जी। यहाँ तक समझ में आया। अब ए एक्स वाले पोर्शन को इस लास्ट वाले पोर्शन के साथ बराबर रख दो, वाई वाले पोर्शन को लास्ट वाले पोर्शन के साथ बराबर रख दो, ठीक है। तो बराबर रखोगे कितना आ जाएगा, बराबर रखो भाई, बराबर रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स के नीचे जो आया था क्या आया था, b1 b2 b1 c1 b2 c2 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2 आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह y का निकालना चाहोगे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, c1 c2 a1 b2, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड बाई हो जाएगा a1 b1 a2 b2 आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं। यही तो आना चाहिए, c1 c2 a1 b2, c1 c2 a1 a2, a1 a2 है, हाँ d1 b2 c1 c2 a1 a2 है, ये कितना भाई a1 a2 है। बात समझ में आया यहाँ तक क्या, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बातें अभी हम बता रहे हैं और समझने वाली ही बातें बता रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, अगर a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू c1 इक्वल टू 0 लिखा गया है तो क्रैमर रूल लगाओगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये सब आया कि नहीं आया। अब ओवरऑल आया क्या, देखो ध्यान से देखोगे तो अगर इसको पता करोगे हमने x को निकाला कैसे, अगर अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, यही तो कुछ और है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही है। हमने इसके मैट्रिसेस बनाए कितना, पहले डेल्टा बनाया था, डेल्टा कितना आया, डेल्टा बनाया तो अपना a1 a2 आया, b1 b2 आया कि नहीं आया। फिर क्या है, जिसका डेल्टा 1 निकालते टाइम क्या होगा, जो c1 c2 कांस्टेंट टर्म लिखा है एक्स वाले जो ये वाला टर्म से इसको रिप्लेस कर देना, एक c1 c2 b1 b2। फिर डेल्टा 2 अगर निकालोगे कैसे आएगा, डेल्टा 2 करोगे कितना होएगा, फिर ये वाले को एक बार रिप्लेस कर देना, कितना हो जाएगा ये, फिर इसको a1 a2 रहने देना, इसको c1 c2 यहाँ रख देना, ठीक है। फिर एक्स निकालोगे कैसे आएगा, एक्स निकालोगे किसके साथ, फिर एक्स निकालोगे डेल्टा 1 अपान डेल्टा हो जाएगा, वाई निकालोगे कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 अपान डेल्टा हो जाएगा। बस ऐसे वैल्यू रख के निकाल लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 3/3 पे, 3/3 को समझते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं चल रहा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिस्टम इन 3 वेरिएबल्स को लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, चलो उसको देखते हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 है। अगर इसका डेल्टा बनाओगे डेल्टा कितना आ जाएगा भाई, a1 b1 c1 आएगा, a2 b2 c2 आया। ध्यान से देखो हम डेल्टा किसका बना रहे हैं, सब चीज पता रहना चाहिए, हम डेल्टा किसका बना रहे हैं, a3 b3 c3 का डेल्टा बनाया कि नहीं बनाया, कोई दिक्कत है क्या। फिर हम कहें डेल्टा 1 बनाने के लिए क्या करना, ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देना, रिप्लेस करोगे तो यहाँ d1 d2 d3 लिख देना, फिर बाकी टर्म्स एज इट इज b1 b2 b3 कर दो, इधर कितना कर दो c1 c2 c3 कर दो, कोई दिक्कत आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अब डेल्टा 2 तुमको बताना पड़ेगा, डेल्टा 2 बताओ कितना होगा, बता ले जाओगे, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना, कितना हो जाएगा a1 a2 a3, सेकंड कॉलम d1 d2 d3, ये हो जाएगा c1 c2
ये हो जाएगा C1 C2 और C3। बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? फिर इसी तरह डेल्टा 3 अगर तुमको बताना हो कैसे बताओगे भाई? ये हो जाएगा A1 A2 A3, ये हो जाएगा B1 B2 B3, ये हो जाएगा कितना D1 D2 और D3 होगा कि नहीं होगा? बताओ जी कोई दिक्कत यहाँ तक क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब जब हम डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा निकालेंगे तो हमको जरूरी है कि जो अपना डेल्टा है, अपना जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो नीचे जब डेल्टा से डिवाइड करते हैं, जब नीचे डेल्टा हो जाएगा तो अपना सोल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, है ना जी? तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना है? डेल्टा 1 इज इक्वल टू है अपना कितना D1 D2 D3। ठीक है, यही तो है B1 B2 B3 और कितना है C1 C2 C3, यही तो है, कुछ और है यही है। चलो आगे पेज पे चलते हैं, इसको लिखते हैं, यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था, चलो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना डी आया कितना भाई? अपना आया D1 D2 D3, ये कितना है B1 B2 B3, ये कितना है भाई C1 C2 और ये आया C3, यही तो है, कुछ और है, यही आया है। अच्छा जी, अब D1 D2 D3 लिखा है तो D1 D2 D3 की वैल्यू यहाँ कितना है ये बता सकते हो? D1 की वैल्यू A1x प्लस B1y प्लस C1 Z, A2x प्लस B2y प्लस C2 Z, A3x प्लस B3y C3 Z है कि नहीं है? ये सारी वैल्यू D1 D2 की उठा के यहाँ पे रखो, रखते हैं ना जी? चलो भाई रख देते हैं। यहाँ D की वैल्यू उठा के रखोगे कितना आ जाएगा? D1 कितना होगा? A1x प्लस B1y प्लस C1Z, C1 तक ही है कि C1Z भी है भाई? देख लेते हैं एक बार। C1Z भी है तो C1Z भी लिखना भाई, गलती मत करना, C1Z। इसी तरह कितना हो जाएगा? A2x प्लस B2y प्लस C2Z। इसी तरह क्या हो जाएगा? A3x प्लस B3y प्लस C3Z होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कितना हो जाएगा? B1 B2 B3, ये कितना हो जाएगा? C1 C2, ये कितना हो जाएगा? C3 होगा कि नहीं होगा? बताओ जी। अभी थोड़ी देर पहले इसको बताया था कि स्प्लिट कैसे किया जाता है, कुछ याद है कैसे किया जाता है? स्प्लिट कैसे किया जाता है? एक तो बनेगा इसके साथ ये सब ले लेंगे तो एक बनेगा A1x A2x A3x, ये कितना बनेगा? B1 B2 B3 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कितना बचेगा? C1, ये बचेगा C1 C2 या C3 बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। फिर क्या बनेगा भाई? फिर B1 वाले के साथ लोगे तो B1y B2y C2y, फिर B1 B2, अरे B1 B2 B3 हो जाएगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? B1 B2 B3, ये कितना हो जाएगा? C1 C2 C3। फिर क्या बनेगा भाई? C वाले पोर्शन को पकड़ोगे तो C1Z C2Z C3Z, ये कितना हो जाएगा? B1, ये हो जाएगा B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई? C1 C2 या C3 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें से x कॉमन कर लोगे कितना बचेगा? x कॉमन कर लोगे तो ये बनेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये कितना बचा? C1 C2 C3 बना कि नहीं बना? बन गया। ये प्लस, जैसे देखो इसमें y दिख रहा है, y बाहर करोगे B1 B2 B3 B1 B2 B3, देखो दो कॉलम आपस में बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी भाई? 0। इसी तरह देखो z इसमें से बाहर कर लेंगे C1 C2 C3 C1 C2 C3 बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब बाकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आ गया? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डिटर्मिनेंट लिखा गया इसी को तो हम डेल्टा बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हमने डेल्टा 1 लेके चला तो अपना क्या आ गया? x इंटू डेल्टा आया कि नहीं आया? इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया? x इज इक्वल टू अपना आ गया डेल्टा 1 अपान डेल्टा, आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये समझ में आया बात? कैसे आया, कैसे किस तरह की है, ये सब बात समझ में आया क्या? x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपान डेल्टा आ गया। अब इसी तरह हम कह सकते हैं सिमिलरली हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा 2 अपान डेल्टा हो जाएगा। z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा 3 अपान डेल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपान डेल्टा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा 2 अपान डेल्टा, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा 3 अपान डेल्टा। दोस्त यही सब क्राइमर रूल है, बात तो समझ में आ रहा है ना? सब यही क्राइमर रूल है, अलग से हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ जो हमने पढ़ा यही अपना क्या है? क्राइमर रूल है। चले आगे पढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्राइमर रूल समझ में आ गया? कैसे लगाएंगे, कैसे निकालेंगे, सब कुछ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इंपॉर्टेंट रिमार्क देखो, जो अभी तक पता है वही अपना क्राइमर रूल है। तो जो डेल्टा 1 अब हम फाइंड आउट किया, किसको रिप्लेस करके? कॉलम 1 को रिप्लेस करके फाइंड आउट किया। इसका मतलब ऐसे कहीं लिख दे कि डेल्टा आई जो होगा वो कैसे आएगा? रिप्लेस करके आएगा। किसको रिप्लेस करके आएगा? वो किसको रिप्लेस करेंगे? कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे। कॉलम को रिप्लेस करेंगे किससे करेंगे? जिससे रिप्लेस करोगे बता दो, डी आई से। आई जहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना? 1 2 3, समझे? इसका मतलब डेल्टा 1 अगर लिखोगे कितना? D1 वाले पोर्शन को लिख देंगे, D1 से रिप्लेस करेंगे, ठीक? अगर डेल्टा 2 लिखना होगा तो D2 वाले से रिप्लेस करेंगे। सेकंड वाला, सेकंड रो की बात करें, सेकंड रो से रिप्लेस होगा, सेकंड कॉलम से रिप्लेस होगा। डेल्टा 3 की बात करेगा तो थर्ड वाला कॉलम होगा वो D उसको रिप्लेस करेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। आप कुछ दिया गया, मान लो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1i C1z इक्वल टू D1 है, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2 है, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3 है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है x, y और z है, D1 D2 D3 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो अब क्या है कि इसके हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशंस किस प्रकार के आएंगे, कैसे आएंगे, उस पर जरा चर्चा करते हैं। तो क्या है, इस पे दो कंडीशंस बनेंगे। एक कंडीशन तो ये बनेगा कि अगर हम उसके डेल्टा क्या होगा, जब डेल्टा 0 नॉट इक्वल टू 0 हो, और एक बार डेल्टा अगर 0 आ जाए, तो जब अपना डेल्टा उसके जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है उसके डेल्टा को हम निकालेंगे। अगर मान लो दो केसेस राइज होंगे, पहला केस हम मान रहे हैं, केस फर्स्ट, अगर डेल्टा अपना नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। डेल्टा अगर अपना नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो अभी थोड़ी देर पहले क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आता है? डेल्टा 1 अपान डेल्टा आता है। वाई इज इक्वल टू कितना आता है? डेल्टा 2 अपान डेल्टा आता है। जेड इज इक्वल टू कितना आया था? डेल्टा 3 अपान डेल्टा आया था। भाई क्राइमर रूल अभी पढ़ के आए, सब कुछ नहीं पढ़ के आए, ठीक है? यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो मेन डिटर्मिनेंट है डेल्टा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है? चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक? निकाय के अद्वितीय परिमित हल होंगे, ठीक है? और क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या आएगा भाई? यूनिक सोल्यूशंस आएगा।
और सिस्टम क्या होगा भाई, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम क्या होगा, इन मतलब कंसिस्टेंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। जब अपना डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, अब आफत यही आता है कि जब अपना मान लो कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आ गया, जो मेन डिटर्मिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आ गया तो इस कंडीशन में हमारे पास दो चॉइसेस मिल जाती है, पहला, और इसी कंपेरिजन करके पढ़ेंगे बेहतर समझ में आएगा। तो पहला ये मिल जाए हमको, पहला केस ये मिल जाए कि व्हेन एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री बी नॉन जीरो। ठीक है, कम से कम ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ऐसा हो, कम से कम उसमें एक ऐसा हो, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री नॉन जीरो होना जरूरी है। और इसी का दूसरा केस मिल जाए ये कि भैया ये डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू बराबर डेल्टा थ्री हो जाए। लो जी, खेला हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बराबर किसके हो जाए, जीरो हो जाए। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कम से कम एक जो है डेल्टा वन डेल्टा डेल्टा थ्री में कम से कम एक ऐसा हो जो क्या हो, नॉन जीरो। नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा वन को हम कह रहे हैं नॉट इक्वल टू जीरो है। किसको कहे, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो का। अगर डेल्टा वन नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के क्या आए थे जरा बताओगे, एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़ के आए थे, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन है कि नहीं है? क्योंकि अपन को पहले ही पता है कि अपन का डेल्टा जो है वो जीरो है। ठीक है, ये हमको पता है कि अपन का डेल्टा जीरो है, तो अपना राइट हैंड साइड तो भाई आएगा जीरो। लेकिन क्वेश्चन में हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि अगर ये जीरो नहीं है तो ये मतलब ये राइट हैंड साइड है तो मतलब जीरो होना नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तक बस समझ में आया? अब ये नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसा कोई एक्स पॉसिबल ही नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड केस पे बात करते हैं, जब अपना डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है भाई, कोई ऐसा वाई सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टू इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा लिख सकते हैं। ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा क्या, नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मतलब इसका भी कोई ऐसा वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर सिमिलरली डेल्टा थ्री अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो डेल्टा थ्री इज इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा, क्या ये भी सेटिस्फाई करेगा, नॉट सेटिस्फाइड। क्या होगा भाई, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बात समझ में आया यहाँ तक? बात यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका एक केस अभी बचा है, वो केस क्या है भाई, अगर हमारा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अगर डेल्टा ये दोनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तीनों जीरो हो जाए, डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू हो जाए, डेल्टा टू बराबर डेल्टा थ्री हो जाए, ये अपना जीरो आ जाए, तब इस केस में क्या बात करेंगे उसकी देखते हैं भाई। ये थोड़ा बीच में रुक गया, इसको हटा दो भाई, चले चलो देखते हैं भाई। अगर ऐसा कुछ आ गया तो पहले इसी को कंप्लीट कर देते हैं, इसी वाले पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक बार डेल्टा वन नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, डेल्टा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ था, लिख सकते हो ये पहले वाले केस के हिसाब से था, क्या लिख सकते हो भाई, थस इफ डेल्टा वन मतलब डेल्टा मेन डिटर्मिनेंट जो अपना डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड एनी ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो। क्या हुआ, अगर अपना डेल्टा जो है जीरो है और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से कोई एक नॉन जीरो है, देन द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। उस कंडीशन में सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि सोल्यूशन नहीं हुआ तो इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आया क्या? बात यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलो केस सेकंड जो था उस पर बात करते हैं। जो केस सेकंड वहाँ पे डिब्बा भर के आए ना, जब केस सेकंड क्या बना के आएंगे, जब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ए भी जीरो हो जाए। लो जी, अब इसके जीरो की बात कर रहा है, इसके जीरो की बात कर रहा है, तो इसको देखते हैं। अगर ये तीनों जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, तो डेल्टा वन जो होगा एक्स इंटू डेल्टा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, डेल्टा टू जो होगा वाई इंटू डेल्टा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, डेल्टा थ्री जो होगा जेड इंटू डेल्टा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि डेल्टा ऑलरेडी जीरो है तो डेल्टा वन और डेल्टा टू डेल्टा थ्री भी जीरो हो गया, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब ये ट्रू होगा, ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई जेड, ये सभी एक्स वाई जेड के लिए डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जो लिखे गए सेटिस्फाई करेंगे। बट लेकिन सिंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 लिखा ऐसा अपना इक्वेशन है, देयरफॉर जिसमें देयरफॉर ओनली टू ऑफ x एंड y एंड z विल बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स वाई जेड इस इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन सारे लिखे, इसमें एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड में से कोई दो ही होगा जो इंडिपेंडेंट होगा। इनमें से एक ऐसा होगा जो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो क्या होगा भाई, डिपेंडेंट होगा। ठीक, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो थर्ड होगा, तीसरा होगा, थर्ड विल बी डिपेंड
ऑन द अदर टू, जो तीसरा होगा अन्य दो के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सिस्टम हमको दिया गया है इस हिसाब से क्या हो गया भाई, सिस्टम जो हमको दिया गया है विल हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सिस्टम के पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं, इसीलिए अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं या सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया उस कंडीशन में क्या होता है, अपना इक्वेशन क्या होता है भाई, इक्वेशन अपना क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। बात समझ में आया यहाँ तक क्या? ठीक है, जितने कंडीशंस थे देखो सब खोल के रख दिए, कहीं दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स ओपन है, कहीं भी पूछ सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा भाई, इससे ज़्यादा कहाँ पढ़ के जाएगा भाई, इससे ध्यान रखना इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पीआईक्यू लगवाऊंगा, सारे क्वेश्चन को लगवाऊंगा। वही है, देखो किस नो सोल्यूशन सिस्टम्स कब आएगा भाई, देखो ये सब सारे कुछ बढ़िया थ्योरी पार्ट में देखो बढ़िया से लिखा है, जब कम से कम डेल्टा वन इसमें से कम से कम एक ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, तो उस कंडीशन में हमने देखा कि ये कंट्राडिक्शन मिल रहा था, कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो क्या मिला था, नो सोल्यूशन मिला था, उस नो सोल्यूशन, जैसे ही नो सोल्यूशन मिला उस नो सोल्यूशन मिलते ही बोल दिया कि अपना सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चले फिर हमने क्या देखा था, फिर अगली केस देखा जिसमें डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इक्वल टू जीरो देखा था। इसके कंडीशन में हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन से निकल के आ रहे हैं। इस कंडीशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि इसके पास सोल्यूशंस तो है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, जिसमें से तीनों में से एक जो होगा अन्य दो के ऊपर वो डिपेंड करेगा। दो इंडिपेंडेंट रहेंगे, दो इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं, फिर बारी बारी से समझते हैं। यही है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, कंसिस्टेंट होगा, डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाए, डेल्टा आई नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, उनमें से कोई ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, इनकंसिस्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं। उसके बाद डेल्टा भी जीरो हो जाए, डेल्टा आई भी जीरो हो जाए, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के आधार पर उसको क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या निकल के आया भाई, नेचर ऑफ सोल्यूशन पे चलने से पहले एक दो न्यूमेरिकल लगा लिया जाए क्या? चलो एक दो न्यूमेरिकल जो भी पढ़े उस पर उसके आधार पर एक दो न्यूमेरिकल लगा लिया जाए, ताकि लगे हाँ क्लियरिटी होती चले चले। एक क्वेश्चन इस कदर दिया गया है, क्या दिया गया भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू तुमको कहते हैं 4 दिया गया है, एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या है, ये 9 दिया गया। अब तुमसे कह दूँ भाई इसको सॉल्व करो, सॉल्व बाई क्राइमर रूल। इसको तुम सॉल्व करना जानते हो, लेकिन हम क्राइमर रूल से सॉल्व कराना चाहते हैं। सबसे पहले क्या बताए थे भाई, डेल्टा पता करना था। डेल्टा इसका कितना है, 1 1 3 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है, तो कोई बात ही नहीं भाई। फिर बोले थे डेल्टा वन पता करना, डेल्टा वन पता करने के लिए जो कॉन्स्टेंट टर्म है पहले वाले को उससे रिप्लेस कर दो, पहले कॉलम को 4 9 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा, सॉल्व करो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, कितना है भाई, -17। फिर बताए थे डेल्टा टू पता करो, डेल्टा टू कितना हो जाएगा भाई, पहले वाले को एज इट इज रख देना 1 3, दूसरे वाले को 4 9 से रिप्लेस कर दो, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 9 -12 हो जाएगा, कितना है, -3। आया कि नहीं आया? फिर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये आएगा, देखो तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा हो जाएगा। यही पढ़ के आया कि कुछ और पढ़ के आया? यही पढ़ के आया। तो भाई डेल्टा वन निकाल के कितना लाए हो, डेल्टा वन निकाल के लाए हो, एक्स इक्वल टू डेल्टा वन निकाल के लाए हो कितना, -17, और उसको कितना निकाल के लाए हो, -5, और वाई की वैल्यू कितना निकाल के लाए हो भाई, -3, ये कितना निकाल के लाए हो, -5। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 17/5 हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अरे भाई जब लगा दिए तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। अब देखो इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू तुम्हारा आया, इसमें रख के देख लो पहले क्वेश्चन में क्या सही आया, तो 17/5 लिखा है, उसके बाद 3/5 लिखा है, तो कितना हो जाए, 17 3 20/5 आया, कितना 4 आया, इसका मतलब सही आया कि नहीं आया? आया सही। चलो ये क्वेश्चन 3 वाले इस क्वेश्चन का लगा लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू कितना लिखा गया, 52 है। फिर तुमसे कहते हैं 2x प्लस वाई लिखा है, वाई माइनस लिखा गया, जेड लिखा गया, क्या लिखा गया, वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये लिखा गया 0। ये देखो लाइक कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ भाई, इसको सही कर दो, ये कितना हो जाएगा 0, ये माइनस है, प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चले आगे बढ़ा। चलो डेल्टा निकालो भाई, इसका डेल्टा निकालोगे कितना आ जाएगा, आएगा 1 1 1 2 5 7, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट भाई -1, यही तो होगा, कुछ और होगा। वैल्यू निकाल डालो भाई, वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, -5 -7 -5 -7 -12 हो जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा, ये -2 -14 -2 -14, फिर +1 लिखा है, इसको कितना लिख देंगे, ये गया कितना हो जाएगा 2 -10, यही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। इसका मतलब कितना है, -12 आया, -12 के साथ +16 आया, फिर कितना है -8 आया, कितना है भाई हमारा 8 20 हो जाएगा, 20 के साथ -4 आएगा, -4 नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ तक बस समझ में आया क्या? फिर हमने क्या बताया था, डेल्टा वन निकालना होता है। डेल्टा वन कैसे निकालते हैं भाई, ये 9/10 जो लिखा है इसके पहले, इसको पहले वाले कॉलम के साथ रिप्लेस कर दो, 9/10 लिख दिए, ये कितना हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यही होगा, कुछ और होगा, यही होगा। अब क्या करें भाई, इसको C2 को रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने से कोई फायदा होगा क्या? हाँ, इसी से रिप्लेस कर दो भाई, जैसे क्या है, C2 को रिप्लेस ही कर दो ना, C2 को रिप्लेस कर दो C2 + C3 के साथ कर दें। इसको क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएगा, और क्या होगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9, ये इधर से रिप्लेस किया कितना हो जाएगा 1 1 नहीं 2, ये हो जाएगा 1, ये 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 नहीं हो जाएगा 5 7 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 7, इसको इसमें रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना -1,
यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। अब देखो भाई, इसके सापेक्ष हमको इसको इसको निकालना है। देखो तो -1 पॉजिटिव निगेटिव भी रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 12 96, 12 पंचे 60, 12 9 कितना होता है भाई, 108, 108 लिखो। फिर 52 दूना 104, फिर कितना आएगा, -4 आएगा। फिर डेल्टा 1 -4 आ गया। इसी तरह डेल्टा 2 निकालो भाई। डेल्टा 2 निकालोगे, डेल्टा 2 के लिए क्या करोगे भाई, सेकंड वाले के रिप्लेस कर देना। सेकंड वाले के रिप्लेस करोगे कितना आ जाएगा, 952 0 1 7, ये कितना हो जाएगा, -1। यही तो होगा, कुछ और होगा। चलो इसको लगाते हैं भाई। फिर भाई कुछ काम करेंगे, कैसे करेंगे, ये C1 को रिप्लेस कर दो ना, C1 को रिप्लेस कर दो 2 टाइम्स C3 से। C1 को रिप्लेस कर दो, C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस 2 टाइम्स C2 से। कितना आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा लिखो। ये हो जाएगा, रिप्लेस करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिप्लेस करो भाई 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, और ये 2 7 दूनी 14 2 16, लेकिन ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 952 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 7, ये -1 हो जाएगा। इसी के रिस्पेक्ट हम कर दें, कितना हो जाएगा भाई, -1, ये 52 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 156, -16 144, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -12। ठीक है, तो डेल्टा 1 हमको मिला एक -4, डेल्टा 2 मिला हमको -12। अब हमको निकालना है डेल्टा 3। डेल्टा 3 कितना आएगा भाई, डेल्टा 3 भी निकाल देते हैं लगे हाथ। तो डेल्टा 3 में तीसरे वाले के टर्म के साथ रिप्लेस किया जाएगा। तीसरा वाला कितना बनेगा, 1 2 2 बनेगा, 1 5 1 बनेगा। तीसरा वाला कितना बनेगा, 9 52 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और इसको क्या करना है, C1 को किसी तरह उड़ाएं, कुछ तो उड़ाना पड़ेगा ना भाई। ऐसा करो, C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस 2 टाइम्स C2 कर दो। करो कितना आता है, 2 टाइम्स C2 करके घटाओगे कितना आ जाएगा, -1। ठीक, इसको 10 में से घटाओगे -8, ये हो जाएगा 0, बन तो गया। ये 1 5 1 ही रहने दो, ये 952, ये 0 रहने दो। देखो 2 0 मिल गया। इसी के एक्सपेंड करेंगे, इसी के थ्रू तो 1 है। ये 1 यहाँ, ये 3 2 है, 3 2 5 निगेटिव होगा, तो -1 के साथ लिखो। कितना आएगा भाई, ये -52, ये कितना हो जाएगा, +72। टोटल आएगा 20, माइनस में -20 में आया नहीं आया। इसका मतलब डेल्टा 1 अपना निकल के आया था कितना भाई, अपना डेल्टा 1 निकल के आया था, चेक कर लेता हूँ, -4, डेल्टा 2 आया -12, डेल्टा 1 -4, डेल्टा 2 आया अपना -12, डेल्टा 3 निकल के आया अपना 20। और ध्यान से बताओ डेल्टा अपना कितना निकल के आया था, डेल्टा अपना निकल के आया था कितना भाई, डेल्टा अपना निकल के आया था -4, और अपना डेल्टा निकल के आया -4। तो अभी x बराबर क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा 1 अपान डेल्टा। तो डेल्टा 1 कितना आया था, -4 अपान डेल्टा कितना है भाई, -4, कितना आ गया भाई 1। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -डेल्टा 2 अपान डेल्टा। तो -12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, -4 कितना हो जाएगा भाई 3। और डेल्टा 3 यानी जेड कितना हो जाएगा, डेल्टा 3, ये माइनस कहाँ से लगा दिया भाई, डेल्टा 2 का है -12 बाई -4। ठीक, डेल्टा 3 बाई डेल्टा, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा 3 का है कितना 20 आया, कितना है -4, कितना आएगा -5। यही अपना आंसर है, एक्स वाई जेड की वैल्यू यही है। बात यहाँ तक समझ में आया क्या, बात यहाँ तक समझ में आ गया, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी पढ़ चुके हैं ना, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है भाई। जब देखिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, और उसके यूनिक और फाइनाइट सोल्यूशन था, तो इसी कंडीशन हमने कहा कि भैया एक कंसिस्टेंट है। जब हमने देखा डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, तो फिर हमने देखा कम से कम अगर उसमें जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 है, उसमें कम से कम अगर एक नॉन जीरो है, तो सिस्टम क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट हो जाता था कि नहीं हो जाता था। तो ये सब देख चुके हैं ऑलरेडी, मैंने बता चुका है। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए वही डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 हो जाता था, ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये सब कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एग्जाम्पल्स थे, हमने एग्जाम्पल्स यही लगाए, कोई और एग्जाम्पल लगाए, ये एग्जाम्पल लगाए, तो ये सब एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। तो अभी पीछे लगा दिया हूँ पेज पे, तो इसको देख लीजिएगा। अब देखो हमको क्या दिया गया है, ये इक्वेशन हमको दिया जा रहा है, इक्वेशन दिया जा रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सबको दिया गया है। क्या दिया गया भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब हमसे क्या पूछा गया, इसमें कुछ पूछा भी जाना चाहिए था भाई, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, कॉन्सिस्टेंट कब होगा, उसी कंडीशन पूछा। देखो ये जो हमको सिस्टम, ये तीनों सिस्टम दिया गया है, ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करना हो। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे भाई, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3 निकालेंगे। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो ये जो निकाय हमको दिया गया है क्या हो जाएगा भाई, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। कंडीशन पर यानी संगतता की शर्त क्या है, द सिस्टम विल कंसिस्टेंट इफ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ऑब्टेन फ्रॉम एनी टू इक्वेशन सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन। ये भी कर सकते हो कि 2 का सोल्यूशन निकालो, तीसरे इक्वेशन में रख दो, तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यही रिक्वायर्ड कंडीशन, यही जो निकाल के बताया ना, यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3 एक इसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होने जाना चाहिए, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब यहाँ पहुँचने ट्रिवियल सोल्यूशन वगैरह देखने से पहले चलो हम देख लेते हैं, पहले ट्रिवियल सोल्यूशन पहले पहुंचने से पहले डेल्टा वगैरह इसका बता देते हैं, इसका इक्वेशन कैसे होता है। यहाँ तक पहुंचते हैं, हम सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन लिखते हैं। कैसे होता है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन।
सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, कैसे लिखते हैं इक्वेशन को भाई? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 हो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू c3z इज इक्वल टू 0 हो। ये 1 होगा, मान लेते हैं 2 है, ये 3 है, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं, ऐसा ही है। तो अगर हम इसके डेल्टा को पता करें, लीनियर इक्वेशन सी है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें 2 अननोन, 3 अननोन है। कितने अननोन है? एक्स वाई जेड, 3 अननोन भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके डेल्टा को निकालते हैं। डेल्टा कितना आता है भाई? a1 b1 c1, a2 b2 c2, यही तो है। a3 है, b3 है, और क्या है? c3। यही अपना क्या है भाई? यही अपना है डेल्टा। अब ये डेल्टा है तो इसके कितनी केसेस बनेंगे? केस क्या क्या बनेगा जरा गौर करके देखो। केस फर्स्ट क्या बन सकता है? केस फर्स्ट ये बनेगा अगर डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाए? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देन x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ एबव सिस्टम। जो सिस्टम ऊपर दिया गया है, यहाँ देखो आगे सब कुछ, ये सब कुछ लिखा गया होगा, दिखा देता हूँ। चल भाई आगे बढ़ जाए यार, थोड़ी देर और चल जाए यार, लैग कर रहा। चलो भाई, ये देखो लिखा है ना, if delta not equal to 0 the given system of equation has the only zero solution for all variables। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तो x y z की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? 0। उसको केवल एक ही सोल्यूशन आएगा, क्या आएगा वो? 0 सोल्यूशन आएगा। इसी 0 सोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशंस कहते हैं। कौन सा सोल्यूशंस कहते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। चले आगे बढ़े, अगला क्या भाई? अब वही डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाए होता तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर ऑल इट्स वेरिएबल्स। या तो उसके एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, या तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अतुच्छ समाधान कहते हैं उसको। तुच्छ समाधान कहते हैं इसको, अतुच्छ हल कहते हैं उसको। अतुच्छ, इसको अतुच्छ, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बात समझ में आया दोस्त? क्या बताना था? जितना बताना था बता दिया। क्या बताया एक बार फिर जल्दी से देख लो, क्या बताया मैंने? हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा हम निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा की दो केस बनेगी, या तो डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, या तो डेल्टा इक्वल टू 0 आएगा। यही तो आएगा। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू आएगा तो इस कंडीशन में अपना सोल्यूशन क्या होगा? जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन लिखा, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, उसके सोल्यूशन क्या आएंगे? x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 आएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। क्या सोल्यूशन कहते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। कौन सा सोल्यूशन? ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। फिर आता है डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0 में क्या होता है भाई? एट लीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो। कम से कम एक्स वाई जेड में कैसा होता है जो नॉन जीरो होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसका मतलब क्या होता है भाई? ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। इसका क्या होता है भाई? नॉन ट्रिवियल। ये कितना हो जाता है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। क्या होता है भाई? ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। यहां तक समझ में आया क्या? चले आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब आगे क्या टॉपिक पढ़ाना भाई? अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट को देखते हैं। मजेदार टॉपिक है, थोड़ा पढ़ने में भी मजा आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली में। जो जानते हो डिटर्मिनेंट में मतलब डिफरेंशिएशन जो जानते हो वही यूज होना, बस प्रोसेस को समझना है यहाँ के, कैसे प्रोसेस इसको किया जाएगा जरा उसको बस समझना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डिटर्मिनेंट में क्या हुआ कि अगर मान लो जैसे क्या है कि हमको एक डेल्टा एक्स हमको दिया गया, इस कदर दिया गया है कि अपना वो मान लो पहला कॉलम का दिया गया, दूसरा कॉलम का दिया गया, तीसरा कॉलम का दिया गया, इसी तरह अपना जनवा कॉलम का दिया गया कि नहीं दिया गया? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना डेल्टा एक्स दिया गया, फिर हमको डेल्टा एक्स निकालने को बोलते भैया इसका डेल्टा एक्स का डिफरेंशिएशन करो, कैसे आएगा? डेल्टा एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कैसे आएगा भाई? पहले क्या करना? पहले वाले कॉलम की कर लेना, पहले वाले कॉलम के जितने भी एक्स वाले टर्म रहेंगे उनका कर देना, फिर बाकी एज इट इज उतार लेना। C2 को लिख लेना, C3 लिख लेना, ऐसे CN तक अपना लिख लेना। फिर क्या करना? फिर C1 को ऐसे रहना, C2 वाले लिख लेना, फिर C3 का एज इट इज ऐसे लिखते चले जाना, CN तक लिख लिया। फिर क्या करना भाई? इसी तरह बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक चलेंगे हम? इसी तरह ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। C3 का भी करेंगे कहीं ना कहीं जाके, फिर इसे कहाँ जाके CN डैश करेंगे कि नहीं करेंगे? बात समझ में आया? या तो एक बार में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो या तो उसके पहले रो का करेंगे या पहले कॉलम का करेंगे। एक कॉलम का कर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस करके उसके बाद दूसरे कॉलम का करेंगे, उसके बाद प्लस करके उसके तीसरे कॉलम का करेंगे। ऐसे अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो भाई? इसको कैसे लिख सकते हो? क्या डिटर्मिनेंट C1 डैश C2 C3 डॉट 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 CN तक लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही सब डेल्टा एक्स हमने मान लिया C1 C2 C3 डॉट 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 CN तक लिख लिया। C1 क्या है? कॉलम को बता रहा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, इसे अनवा कॉलम बता रहा है। फिर हमने डेल्टा डैश एक्स निकाला, मतलब डिफरेंशिएशन डैश एक्स, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव को देखो, डेरिवेटिव को हम कैसे डेल्टा डैश एक्स से ही तो दिखाते हैं, किसी और से दिखाते हैं? वैसे ही दिखाते हैं, उसका सिंपल वैसे ही होता है। तो डेल्टा डैश एक्स निकाले कितना हो जाएगा? C1 डैश हो जाएगा, C2 डैश हो जाएगा, C3 ऐसे ऐसे करते चले जाएगा कि नहीं करते चला। अभी एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले बात को समझो क्या कहना चाहिए। देखो मैंने उसको समेशन फॉर्म में जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, यहाँ ले जाकर CI लगाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ I इज इक्वल टू 1 to N चला देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि वो पहले 1 पे करेगा फिर 2 पे, यहाँ नहीं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, C1 डैश पे कर देता, फिर C2 डैश पे करता, फिर C3 डैश पे करता, ऐसे ऐसे करते आगे आगे बढ़ता जाता। ठीक है, आगे बढ़े।
चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या करना भाई, जितने कंडीशन होंगे सब देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रो के लिए मतलब कॉलम के लिए किया, क्या ये रो के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। चलो देखते हैं, अगर ऐसे हमको रो के लिए मिल जाए, क्या रो के लिए हम कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे पहले रो के लिए, अगर पहले रो एक्स जहाँ जहाँ एक्स पहले एक्स में, तो यहाँ एक्स वाले पहले करना, फिर दूसरे वाले करना, फिर तीसरे वाले करना। देखो यही डेल्टा एक्स हमने R1 R2 डॉट 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 आर एन तक ले लिया है। पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो, ये पूरा रो लिखा गया। पूरा रो में जितना एलिमेंट होगा 2 बाई 2 का होगा, 2 बाई 2 का रो लिखा गया। 3 का होगा, 3 बाई 3 का रो वाला पार्ट लिखा गया। ठीक है, ये रो लिखा गया। तो डेल एक्स ले लिया, फिर डेल डैश एक्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो डेल डैश एक्स हम करेंगे, तो डेल डैश एक्स कैसे करोगे? जैसे क्या करना, सबसे पहले पहले वाले पार्ट का कर लेना तार डैश, फिर R2 को ऐसे छोड़ देना, फिर क्या करना, R1 को ऐसे छोड़ देना, R2 डैश कर लेना। मैं समझ में आ रहा है। कुल मिला के पहले पहले रो को करना, फिर प्लस करके उसके दूसरे रो को करना, फिर प्लस करके उसके तीसरे रो को करना, फिर प्लस करके ऐसे करते करते ऐसे करते जब लास्ट में पहुंच गए नथ रो के भी करने की जरूरत पड़े तो नथ रो के भी लिए कर लेना। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो 2/2 का देखो रो था, मैंने रो वाले में 2/2 का डिटर्मिनेंट लिया। कैसे किया? डेल डैश एक्स निकाल, तार डैश R2 ऐसे सेम, फिर R1 लिखा, R2 डैश सेकंड रो का। कुल मिला के कैसे करेंगे भाई? डेल डैश एक्स कैसे निकालेंगे? अगर अपना डेल एक्स ऐसे कुछ लिया गया, 2/2 का लिया गया, R1 R2 लिया गया 2/2 का, तो कैसे करोगे? सबसे पहले पहले रो का डिफरेंशिएशन करोगे, पहले रो का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, फिर प्लस, फिर दूसरे पहले एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन करके दोनों को जोड़ लेंगे आपस में। बात समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह देखो यहाँ फंक्शन के फॉर्म में अगर ऐसा दिया गया तो कैसे करोगे? डेल डैश एक्स कैसे निकालोगे? हमने अभी जो बताया वही करो। पहले पहले वाले का करोगे, पहले वाले करोगे कितना, A1 डैश एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 डैश एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, A2 एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, B2 एक्स हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा A1 एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, A2 एक्स, A2 डैश एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, B2 डैश एक्स होगा कि नहीं होगा? बताओ जी। बस ऐसे ही करते चले जाना, ऐसे करते चले जाना, जहाँ तक कहता जाएगा वहाँ तक करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। हम लोग के साथ दिक्कत को दिक्कत पैदा कर दें। ठीक है, चले आगे बढ़े। आगे जो कह रहा है उसको देखते हैं। ये देखो अभी ऐसे मैंने जो करके दिखाया है सब कुछ वैसा ही करना है। ठीक है, सब स्टेप वगैरह मैंने दिखा दिया, ऐसे ही करना है। इससे भटकना मत। ये इक्वल टू 3 के लिए दे, चलो देख लो कॉलम के लिए, अगर ये इक्वल टू 3 के लिए दे दिया जाए, जैसे देखो डेल डैश एक्स अगर हमको दे दिया जाए 3 3 मतलब क्या है, ऐसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम दे दिया जाए। ये डेल एक्स, अभी डेल डैश एक्स नहीं निकाले, डेल एक्स से। तो डेल डैश एक्स कैसे निकालोगे भाई? डेल डैश एक्स निकालोगे पहले क्या, पहले निकालोगे C1 डैश, फिर C2 C3 एज इट इज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस करना, फिर C1 एज इट इज लिख देना, C2 डैश करना, C3 एज इट इज लिख देना, फिर प्लस करना, फिर क्या करना, C1 C2 C3 डैश निकाल लेना। बात समझ में आया क्या? ऐसे करते चले जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, अपना डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। ये देखो ऐसे सारे पार्ट किए गए हैं। अब चलो एग्जांपल मैं बताता हूँ, तब समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। पहले छोटा एग्जांपल्स लेता हूँ, फिर भारी भरकम एग्जांपल लेते थकते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं धीरे धीरे करके। ये रो वाइज हो गया। रो वाइज में क्या करोगे? पहले इसको करोगे, फिर प्लस करके इसको करोगे, फिर प्लस करके इसको करोगे। देखो सारी चीज़ें बताया है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी बात है यार, इसमें कितना भारी भरकम ऐसी चीज़ तो आया नहीं है कि नहीं। देखो इधर वाले पार्ट को भी देख लो, ये सब चीज़ समझ लो क्या लिखा गया। जैसे क्या है कि एक डेल एक्स हमको इस प्रकार दिया गया कि पहले दो में देखो एक्स के फंक्शन है, तीसरे वाले फंक्शन में नहीं। तो तीसरे वाले फंक्शन का करोगे कांस्टेंट टर्म रहेगा, कांस्टेंट टर्म का जीरो हो जाएगा। जब तीसरा डेरिवेशन करोगे तीसरे वाले में जाकर जीरो हो जाएगा। तीसरे वाले करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट दो का करके जोड़ लोगे तब भी अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट दो का किए है कि नहीं किए, क्योंकि तीसरा अपना क्या दे देगा, जीरो देगा कि नहीं देगा, जैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह अगर हम कहते हैं कि केवल एक ही रो में अपने को एक्स का फंक्शन दिया गया और किसी में नहीं दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें दिया गया उसी का हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। A1 एक्स, A2 एक्स, A3 एक्स दिया गया तो इसका डेल एक्स निकालोगे, कितना आ जाएगा? डेल एक्स निकालो, बता दो भाई कितना आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा A1 डॉट एक्स हो जाएगा, A2 डॉट एक्स हो जाएगा, A3 डॉट एक्स हो जाएगा। फिर बाद में इसको एज इट इज लिख दो, B1 B2 B3, C1 C2 C3। आगे लिखे क्या कुछ? आगे लिखोगे ये जीरो हो जाएगा, फिर लिखोगे ये जीरो हो जाएगा। किसी भी रो, किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो गए तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। इसके आगे जैसे ही करेंगे वो सारी वैल्यू हमको जीरो देगा, तो लिखने का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह देखो ये लिखा है। अब इसी तरह जब अगर पहले वाले में एन टर्म का कुछ ले लेंगे, मतलब एक्स पावर एन वगैरह लिख दिया जाए, उसका एन डेरिवेटिव करना होगा, तो फिर क्या इसके आगे की लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है, पहले की लिखने की जरूरत है। वही पहले वाले का डेरिवेशन करते जाएंगे, उसे निकालते जाएंगे, करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। लेकिन प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है पहले इसको लिखे, फिर अगला लिखो, फिर अगले का करके जोड़ो, तब डिटर्मिनेंट ऐसा निकलता है ना जी। लेकिन ये आगे वाले टर्म सारे कांस्टेंट लिखे गए, कांस्टेंट लिखे गए तो केवल पहले रो का ही बार बार करते निकाल लेंगे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेके अब हम आपको समझाते हैं कैसे होगा। ठीक है, यहाँ आने से पहले एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। यानी तो डेरिवेटिव फंक्शन है, तो कुछ फंक्शन हम याद रखने का आपको बोलेंगे। याद रहे, कभी कभी क्वेश्चन में मिल जाता है, तो मिल जाए तो वहाँ पे डेरिवेटिव करने का टाइम नहीं होता, जल्दी से लगाओ भागो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। हम कहते हैं कि एफ एक्स नहीं, सीधे डेल्टा लिखो या डेल्टा एक्स लिख दो यार। हम कहते हैं डेल्टा एक्स लिखा गया। डेल्टा एक्स कितना लिखा भाई? हम कहते हैं एक्स क्यूब एक पावर एक्स लिखा गया और ये साइन एक्स लिखा गया। यहाँ क्या लिखा गया भाई? यहाँ कुछ नहीं लिखा गया। मान लें यहाँ 3 लिखा गया, 2 लिखा गया, 1 लिखा गया, अभी 5 8 9 लिखा गया, ऐसे कुछ लिखा गया। अब तुमसे पूछा जाए भाई डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स बता दो कितना होगा? डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा भाई? अब देखो इसमें बाकी दो रो में कांस्टेंट टर्म में हमने बताया था, फिर पहले वाले का ही करना है। पहले वाले करोगे कितना हो जाएगा कि एक्स क्यों का 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर एक्स का एक पावर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? दूसरा एज इट इज कर लोगे, कितना हो जाएगा? 3 2 1 5 8 9 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसी में तुमको कह दे डेल डबल डैश एक्स निकालो, निकाल के बता दोगे क्या? बता दोगे, कहीं नहीं बता पाओगे भाई। फिर वही है, या बाकी कांस्टेंट है, फिर वही पहले वाले करो, 6x हो जाएगा, e पावर x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x होता है। लो जी, हम डबल डैश एक्स करना भी सीख गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। 5 8 9 बताओ जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहीं जो सेकंड रो है, थर्ड रो में, इसी में कहीं पे भी अगर तुमको ले जाके दे देता एक नंबर, कोई नंबर उठा के दे देता, 3x लिख देता, 2x स्क्वायर लिख देता, फिर प्लस करके एक्स क्यू वाला लिख के फिर सेकंड वाले का करते, फिर आगे काम प्रोसीजर को बढ़ाते, तब अपना काम ऐसा होता। बात समझ में आया ना क्या करना है आगे जाके? चलो एक एग्जाम्पल उस तरीके से भी मैं बता देता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स लिख दिए हैं, कॉस एक्स लिख दिए हैं, और फिर साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स है, फिर कॉस एक्स हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा भाई? एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इस बात में? कोई दम नहीं है। अब हम तुमसे कह रहे हैं एफ डैश एक्स निकालो, क्या निकालो भाई? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कैसे निकालते हो भाई? सबसे पहले क्या बोला, इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। होगा कि नहीं होगा? फिर कॉस एक्स, बाकी वाले पोर्शन को एज इट इज लिख लो, कॉस एक्स हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे भाई? पहले वाले रो को एज इट इज लिखो, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स एज इट इज। फिर दूसरे वाले का करोगे, कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई? एक्स को एज इट इज, 1 को एज इट इज, इसको एज इट इज रख देंगे। फिर किसका रखेंगे? फिर थर्ड रो का भाई डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट 2 को सेम रखो, साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा भाई? कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यही तो होगा, कुछ और होगा? यही होगा। इस क्वेश्चन में क्या निकालना था ये तो मैंने बताया ही नहीं भाई। इस क्वेश्चन में तुमको निकाल के बताना है, फाइंड 2 इंटू एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 1 का स्क्वायर, इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। इतना हो गया। अब इसको ध्यान से देखोगे, जरा गौर से देखो, बड़ा पहचान को देखो, क्या ये दोनों रो आपस में बराबर दिख रहे हैं? बराबर दिख रहे हैं। इतने टोटल की वैल्यू क्या निकल के आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। फिर इसमें देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो आपस में बराबर दिख रहे हैं, तो इसकी पूरी की वैल्यू निकल के 0 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास यही बचा, कुछ और बचा? यही बचा। तो अपने पास यही बचा, तो कितना हो जाएगा? इसी की इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंशन कर दें, 3 1 है, पॉजिटिव ही देगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आया? 1। इसका मतलब एफ डैश एक्स अपना क्या आया? कांस्टेंट फंक्शन आया। तो अब इसमें एफ 0 रखोगे तब भी 1 आएगा, एफ 1 रखोगे तब भी आएगा, तो इंप्लाई करेगा कि एफ डैश 0 बराबर भी 1 आएगा, एंड एफ डैश 1 भी बराबर क्या आएगा? ये 1 ही आएगा। तब इस वैल्यू को उठा के यहाँ ले चल के रख देते हैं। रखोगे कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एफ डैश 0 कितना बराबर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एफ डैश ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा, कितना है वैल्यू? 3 है। अब बताओ, कहीं भी डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत पड़ी है, निकालने की आवश्यकता पड़ी तो निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगा। चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो, कुछ ये ना डेरिवेशन होते हैं जिसको रखना जरूरी है। जैसे क्या है, अगर तुमको कहीं ax + b का पावर n हो गया, तो इसके dny अपन dx निकाले, तो इसका n फैक्टोरियल इंटू 1 पावर n होता है। ये रटा रहना चाहिए, इधर लिखा गया है, ये सब रिजल्ट याद रहना चाहिए, तो अपने टाइम को बचाता है। इसी तरह y इक्वल टू साइन ax + b है, तो dny अपन dxn निकालेंगे, तो इसका यह साइन n π/2 प्लस ax + b इंटू 1 पावर n होता है। ये भी रटा रहना चाहिए। 4 5 रिजल्ट है, रटा रहेगा तो अपना ही फायदा भाई, ये अपने बहुत टाइम बचा देते हैं। ऐसा नहीं आते नहीं, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर के ऊपर है, सिलेबस में कुछ भी पूछ सकता है। y इक्वल टू कॉस ax + b अगर लिखा है, तो dny अपन dxn निकालोगे, कितना हो जाएगा? cos n π/2 प्लस ax + b इंटू 1 पावर n होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें, अगले फार्मूला को देखें, क्या लिखा है? अगला फार्मूला नहीं लिखा गया है, या इसी का देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन लगवाया, इसी क्वेश्चन को लगवाया था ना, इसका आंसर कितना निकल गया? इसका आंसर 3 निकल के आया, जाके पीछे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला टॉपिक पे चले। अब आता है इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, अपने डिटर्मिनेंट में इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकाला जाता है इंटीग्रल्स। तो एक डिटर्मिनेंट हमको दिया रहेगा, एक साइड हमको 3 बाई, मान लो एक साइड 3/3 का हमको दिया गया, जिसका कोई डिटर्मिनेंट दिया गया जिसका ऑर्डर कितना भाई? 3 है। यही तो है, कुछ और है? यही है। अब हम तुमसे कह दें कि ये बताओ भाई, ये अगर ये लिखा गया डेल एक्स हमको fx gx hx, हमका केवल पहला रो देखो, पहला रो ही तो हमको देखो दिखा गया कि ये x का एक फंक्शन है कि नहीं। अगर ये पहला ही रो दिया गया कि x का एक फंक्शन है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डेल एक्स कैसे निकालेंगे? और ये पी क्यू आर एल के बारे में दिया गया भाई, पी क्यू आर एल एम एन, और ये सब जो जितने बाकी पार्ट जो लिखे गए वो सारे कॉन्स्टेंट लिखे गए हैं, उसमें वेरिएबल कोई नहीं है। ठीक है, अभी एक नोट पॉइंट बताते हैं कि उसमें वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, ये भी सब कुछ बताना, क्योंकि बाद में गलती ना हो पाए। तो साइड का समीकलन कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? देखो a टू b डेल एक्स डी एक्स निकाल लो, तो जो पहला वाला है सीधे जाके उसी का समाकलन कर लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे कुछ प्लस करके इसका नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ देखो, यदि एक से अधिक स्तंभ पंक्तियों में एक्स के फलन है, तो सीधे हम जाके वैसे जैसे डिटर्मिनेंट डिफरेंस डेरिवेटिव लगा के आए, उस तरीके से हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे? पहले हम जो अपना डिटर्मिनेंट दिया रहेगा उस डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करके एक्स के रूप में लेके आएंगे, फिर एक्स के रूप में जो आएगा उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके अपना रिजल्ट आएगा। अगर केवल एक रो में या एक कॉलम में लिखा गया तो डायरेक्टली इसी तरह से हम लगा सकते, कोई दिक्कत है नहीं है।
बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया तो चलो एक एग्जांपल हमको बताओ, क्या मैं इसको लिख रहा हूँ तो इसको लगा सकता हूँ ऐसे क्या? वली इस फार्मूला से पहले एक एग्जांपल दो एग्जांपल हो जाए ना, क्या दिक्कत है? एग्जांपल बताओ भाई। अगर हम कह दें एक अपने को डेल एक्स दिया गया, डेल एक्स इज इक्वल टू दिया गया है कि एक्स स्क्वायर एक्स और ये 5x दिया गया और ये दिया गया 3 2 1 दिया गया है और 5 2 1 दिया गया, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हम तुमसे पूछ रहे हैं भाई इसका इंटीग्रेशन बता दो, इंटीग्रेशन बता दो कितना, 1 2 2 डेल एक्स बता दो, ज़्यादा नहीं, इतना एक बता दो कितना हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 2 2 डी एक्स होगा, ये हो जाएगा एक्स 1 2 2 डी एक्स, इधर कितना हो जाएगा 1 2 2 5x डी एक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कितना हो जाएगा 3 2 1, ये कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। फिर आगे बढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं क्या लिखा भाई। ये क्या लिखा भाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा कितना 1 to 2, लोअर वाला पर लिमिट 1 to 2 होगा, ये कितना हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 to 2, ये कितना हो जाएगा 5x²/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 से 2, यही तो होगा, कुछ और होगा। ये कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें वैल्यू रखोगे, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सीधे 1/3 लिख दें, यहीं लिख दे रहा हूँ आंसर सीधे भाई, कहाँ जा रहे हो? देखो इसमें रखोगे 2 रखोगे तो 8/3 आएगा, फिर 1 रखोगे 1/3 आएगा, तो क्या 7/3 आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह यहाँ 4/2 होगा, यहाँ 1/2 होगा, तो 4/2 1/2 में से घटाओगे 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसी तरह यहाँ 4/2 आएगा, 1/2 आएगा, 3/2 आएगा, तो यहाँ 15/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कितना हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 2 1। बताओ इंटीग्रेशन निकालना सीख गए, ऐसे करना है। अब हम जो फॉर्मेट बता रहे थे वो कौन से फॉर्मेट का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उस फॉर्मेट को देखो। जैसे क्या है, कहीं तुमको डेल एक्स ऐसे दिया गया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस नहीं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स ऐसे कुछ दिया गया, यहाँ 2x प्लस 2x दे दिया, यहाँ 3x² दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, फिर नीचे 1 2 3 दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया। अब इस डेल एक्स को जैसे डिफरेंशिएशन में नहीं लिखे, पहले इसको किए फिर प्लस करके फिर इसका किए फिर प्लस करके फिर इसका किए, ऐसे इसमें नहीं कर सकते। ये इन डिफरेंशिएशन में जैसे किए उस तरह से इसको नहीं कर सकते। इसको करने के लिए क्या करोगे भाई, एक्स स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 3 3 9x² माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा 3 2 6x हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 9x⁴ हो जाएगा माइनस 2x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x³ हो जाएगा, क्यों नहीं 6x⁴ हो जाएगा। चलो इसको सही से लिख देता हूँ, 6 भी सही नहीं लिखा, नेगेटिव 6x⁴ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस x³ हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई माइनस 3x³ हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? अब क्यूब 4 वाले कितने पार्ट हैं, ये 4 में है, इसको कितना हो जाएगा 3x⁴, क्यूब वाले पार्ट कितना है, ये क्यूब 2 क्यूब माइनस 2x क्या क्यूब, स्क्वायर वाले पार्ट कितना है 2x² है, या 4x² है प्लस 2x² हो जाएगा, बाकी कुछ बच रहा टर्म, कोई टर्म नहीं बच रहा। अब ये डेल एक्स जो आया है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, डेल एक्स डी एक्स करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे 3x⁴ माइनस 2x का क्यूब प्लस 2x², अब निकालोगे जाके निकलेगा, अब तो निकाल ले जाओगे, कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 3/5 x⁴, ये हो जाएगा 2/4 x⁴, ये हो जाएगा कितना 2/3 प्लस में 2/3 x का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जी, ये जाके अपना आंसर आया। ठीक है, बात समझ में आया क्या? बस ऐसे ही लगाना होगा सब जगह। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है भाई वलीज फार्मूला, वलीज फार्मूला क्या होता है, चलो उसको देखते हैं। कहीं भी ऐसे फॉर्म में दिख जाए साइन एम जैसे हम डिफरेंशिएशन में नहीं बताए थे, डिफरेंशिएशन बताए थे, वैसे इंटीग्रेशन में कुछ फार्मूला रट लो भाई, ये फार्मूला रटा बेहतर है। जैसे 0 से π/2 sin nx अपन sin x प्लस cos n पावर x dx होता है, π/4 होता है। बड़ा सिंपल है, दिखाने में भी उसकी प्रॉपर्टी लगा दोगे, ये π/2 माइनस x से भी लगा दोगे, उससे भी आ जाएगा, लेकिन दिमाग में रहे तो बेहतर है। ठीक है, आगे देखो, ये भी रखोगे तो इसका भी π/4 आएगा। कैसे आता है अभी इंटीग्रेशन सिखाएंगे, वहाँ सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ये तो भाई रिजल्ट एकदम, ये हम कम से कम कुछ नहीं तो दिखाएंगे, पी वाई क्यों दिखाएंगे, कम से कम 25 बार ये रिजल्ट पूछा गया। या तो ऐसे लिख देता है, देखो या तो ये ऐसे लिख देता है 0 से π/2 ln sin x, ये dx इज इक्वल टू माइनस π/2 ln 2 लिख देता है, या इसी को क्या करता है π/2 ln 1/2 कर देता है। लो जी, ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 15-20 बार पूछा गया। ठीक है, यहाँ आया तो यहाँ थोड़ा दिमाग में रखो, बाकी इंटीग्रेशन में हम सब बताने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ तो छूट जाएगा। इसको याद रखो भाई, 0 से π/2 ln tan x dx जो होता है 0 के बराबर होता है। नहीं है अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है, इसको प्रॉपर्टी है ना fa माइनस x वाली, उस वाली प्रॉपर्टी को लगा दो, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है विशेष। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं वली फार्मूला पे। तो वली फार्मूला क्या होता है भाई, कहीं ऐसा फॉर्मेट देखियो, इंटीग्रेशन sin mx इंटू cos n पावर x dx ऐसे लिखा रहता है, जहाँ m और n अपना होल नंबर से आता है ना जी। ऐसे कई बार देखोगे sin 6x इंटू cos 6 पावर x ऐसे कुछ ऐसे लिखा रहता है, पूछ लेता है इसकी वैल्यू बताओ भाई। अब उसी को निकालने के लिए एक वलीज फार्मूला होता है भाई, ये अपने काम को बड़ा आसान बना देता है, इतना आसान बना देता है, कभी देखोगे आप कितना आसान बना देता है। जिस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको 25-10 मिनट कम से कम लगेंगे, उस क्वेश्चन को लगा के हम 10 सेकंड में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो देखते हैं पहले क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टीज को, डिफिनीशन, इसके फार्मूला वगैरह को पढ़ते हैं। क्या लिखा भाई, अब जो वली फार्मूला होता है जो हमारा होता है, ये जीरो से π/2 ऐसे लिखा रहेगा, 0 से π/2 sin mx इंटू cos nx dx सर ऐसे लिखा गया है। तो क्या होता है भाई, ये होता है m-1 m-3 ऐसे डॉट डॉट कहाँ शुरू होगा, या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, 2 या तो 1 आएगा, ऐसे लिख दे रहा हूँ, दोनों लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, फिर इसी तरह n-1 से शुरू होगा।
n-1 n-3, फिर ऐसे डॉट 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 कहाँ, या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई, इन दोनों को जोड़ दो, m प्लस n लिख दो, फिर दो दो घटाते जाओ, m प्लस n माइनस 2, फिर m प्लस n माइनस 4, ऐसे घटाते जाओगे, नहीं घटाते जाओगे, इन टू यहाँ होगा p। अब ये बताता हूँ p की वैल्यू क्या होगा। ये p का वैल्यू जो होगा, ये p जो लिखा गया है, ये p की वैल्यू p बाई पाई बाई 2 होगा जब m एंड n बोथ इवन, दोनों क्या हो, दोनों इवन हो। और ये कितना होगा, ये 1 होगा अदरवाइज की कंडीशन में, अदरवाइज कुछ भी होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ये 1 होगा। बात समझ में आया। वली फार्मूला क्या होता है, वली फार्मूला ऐसा है कि एम एक्स लिखा है, कॉस एन एक्स डी एक्स लिखा गया है, 0 से पाई बाई 2 साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स लिखा गया, तो एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 3, ऐसे डॉट डॉट घटाते चले जाओ। फिर कहाँ पहुंचोगे, फिर एन वाले को पहले 1 घटाओ, फिर 2 2 घटाते चले जाओ, फिर एम प्लस एन दोनों को जोड़ के फिर 2 2 घटाते जाओ, फिर इंटू पी लिखना। पी की वैल्यू जब ये दोनों सम होंगे, दोनों इवन होंगे, तो वहाँ पाई बाई 2 लिख देना। अगर दोनों इवन नहीं है तो उस कंडीशन में वहाँ लिख देना 1 लिख देना। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलो, सब कुछ यही पार्टी लिखा, देखो पी का वैल्यू पाई बाई 2 का होगा जब यहाँ दोनों सम होगा, अदरवाइज की कंडीशन में पी इक्वल टू 1 होगा। ये सब चीजें याद रहेंगे, नहीं तो अपना गलत करके आ जाएंगे। अगर जैसे क्या क्वेश्चन में से कभी कभी क्या है कि एम और एन की वैल्यू किसी में 1 आ जाए, जैसे क्या, जैसे साइन 4x इंटू कॉस एन 1x लिख उठा है, ऐसा कुछ लिख उठे। अब यहाँ देखो n की वैल्यू 1 लिख रहा है, यानी कि वैल्यू 1 आ गया, लेकिन हम वहाँ घटाते n माइनस 1, तो क्या वहाँ n माइनस 1 घटाएंगे, नहीं, वहाँ n माइनस 1 नहीं घटाएंगे, वहाँ केवल 1 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। पहली बात, पहले नोट पॉइंट का ये मतलब समझे, इस नोट पॉइंट का मतलब समझे, तो वहाँ बस एक को मात्र कारक के रूप में लिख के आगे बढ़ जाएंगे, केवल एक लिख देंगे, उसमें से कुछ घटाए उठाएंगे नहीं, तो एक में से एक घटाने लगो, ठीक, पहली बात। अब कहीं भी जैसे क्या है कि साइन 4x इंटू ऐसे कहीं लिख दिया जाए dx, ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ कॉस तो है नहीं, कॉस है नहीं, तो इसका मतलब कॉस और 0x रहा होगा। अब 0 आ गया तो 0 के कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, अब उसको भी तो सोचना पड़ेगा। भैया 0 है तो क्या मान के चलेंगे, 0 है तो हम 0 को एज ए इवन मानेंगे, या 0 इवन नंबर होता भी है, इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब अगर यहाँ p की वैल्यू रखना होता तो p की वैल्यू कितना रखते, पाई बाई 2 रखते, ठीक है, पाई बाई 2 रखते। और 0 माइनस ये सब मत करना, 0 की जगह पर कुछ नहीं लिखना, बस केवल जो 4 है इसी 4 वाले को पहले 4 माइनस 1 करना, 3 आएगा, फिर 2 लिख देना, बस 3 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, बस ऐसे करना बस, ठीक है। चलो धीरे धीरे लिखना सीखते हैं, कैसे लिखा जाएगा बारी बारी से, सब समझते हैं ना दोस्त, हम समझने के लिए बैठे हैं, तो एक एक चीज को समझ के आगे बढ़ेंगे ना। अब जैसे पहला एग्जांपल लिखा गया, अब चलो इसको समझते हैं। क्या लिखा भाई, लिखा गया हमको साइन 6x इंटू कॉस 4x, ऐसे लिखा, dx लिखा गया कि नहीं लिखा गया, इसको कहाँ से 0 से पाई बाई 2, कहाँ से लगाना भाई, 0 से पाई बाई 2। चले स्टार्ट करें। क्या बताया भाई, थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया, 6x है तो पहले 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 5, फिर इंटू 2 घटाओगे 3, फिर 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा अपना किसका, 6 वाले का। फिर 4 वाले के लिए क्या बोले, पहले 1 घटाओ 3, फिर 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, क्या 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 4 है, पहले 4 में से 1 घटाए तो कितना आया भाई, 4 में से 1 घटाए 3, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 हो गया। फिर नीचे क्या बोला था, क्या लिखने बोला था भाई, नीचे हमने बोला था क्या लिखने की, इन दोनों को जोड़ो 6 4 10 हो जाएगा, तब 6 4 10 हुआ, कितना हुआ भाई 6 4 अगर 10 हो गया तो 10 लिख देंगे, फिर उसमें से 2 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, फिर घटाएंगे 4 आएगा, फिर घटाएंगे 2 आएगा, ऐसे घटाते जाएंगे, ठीक। यहाँ 2 तक घटेगा, 0 वाला नहीं पढ़ लिखते भाई, 0 है हट जाना, यहाँ तक लिख दिया। फिर इंटू यहाँ पी होता था, पी यहाँ क्या लिखे, जब बताए थे दोनों इवन हो तो पी का मान पाई बाई 2 होता है कि नहीं होता, बस इसी को सॉल्व कर लोगे अपना आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर ले जाओगे। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब कह रहा है कि 0 से पाई बाई 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x dx को लगाना होता है, कैसे लगाओगे भाई, चलो लगाते हैं। 0 से पाई बाई 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x dx, इसी को तो लगाना है। हमने क्या बताया, हमने पहले ये बताया जो 6 है उसमें से पहले 1 घटाओ कितना आएगा 5, फिर 2 घटाओगे 3, फिर 2 घटाओगे तो 1, बात समझ में आया यहाँ तक। फिर क्या करेंगे भाई, 3 वाले के घटाओगे 2 आएगा, 2 में से फिर नहीं घटेगा, 2 घटाओगे तो 0 आ जाएगा ना, फिर 2 ही तक लिखेंगे कोई दिक्कत। फिर 6 3 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9 में 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 7, 7 में 2 घटाओगे 5, 5 में 2 घटाओगे 3, 3 में घटाओगे 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये हो गया। अब इनटू बताओ, यहाँ 1 लिखे पाई बाई 2, देखो यहाँ एक इवन है एक ऑड है, तो हमने बताया जब दोनों इवन हो तो पाई बाई 2 होगा, नहीं तक स्थिति में 1 होगा। बताओ जी कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ होगा उस पर लगाते हैं। अब देखो साइन 5x इंटू कॉस 7x लिखा गया था, अगर कहीं ऐसा लिखा 0 से पाई बाई 2, अगर हमको निकालना पड़े साइन 5x इंटू कॉस 7x dx निकालना पड़े, इसको निकालना पड़े कैसे करोगे, तो पहले क्या करोगे भाई 5 में से 1 घटाओगे, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आएगा, फिर 2 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 2 आएगा, फिर 2 घटाओगे तो नहीं लिखेंगे भाई, 0 थोड़ी लिखेंगे। फिर यहाँ 7 में पहले 1 घटाओगे 6 आएगा, फिर 2 घटाओगे 4 आएगा, फिर 2 घटाओगे 2 लिखेगा, तो यही तो लिखा जाएगा, कुछ और लिखा जाएगा 6 2, फिर दोनों जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 लिखेंगे, फिर 12 में से 10 2 घटाए 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर इंटू देखो यहाँ 1 लिखेंगे पाई बाई 2 लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 क्योंकि दोनों क्या है, एक ऑड है एक इवन है। बात समझ में आया क्या, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन लग जा रहा है। अभी इसको जाकर जनरल मेथड से लगाना, फिर पसीने छूट जाएंगे भाई पसीने। चलो देखो अब इसको लगाना, क्या लगाना भाई 0 से पाई बाई 2 हमको लगाना है साइन 8x dx लगाना है, यही तो लगाना है। अब ध्यान से देखना, इसको समझ गया फिर तुम्हारा क्वेश्चन एक भी नहीं गलत होना। अब यहाँ साइन 8 dx लिखा, लेकिन कॉस वाला पोर्शन नहीं है, तो कॉस का पावर 0x लिख दें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया, समझो हम दिमाग में बैठाना वहाँ 0 है, या दिमाग में मत बैठाना, हम लिख भी दे रहे हैं भाई 0 से पाई बाई 2 लिखा गया, यहाँ साइन 8x लिखा गया, यहाँ कॉस का पावर 0x dx लिखा गया। तो कैसे लिखेंगे, अब इसको चलो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 8 में से पहले 1 जाएंगे 7, फिर 2 घटाओगे 5, फिर घटाओगे 3, फिर घटाओगे 2, 3 में से घटाओगे 2 घटाओगे तो 1 आएगा भाई, 2 कैसे आएगा। अब यहाँ देखो 0 है तो 0 है तो कुछ नहीं लिखना, बस छोड़ देना। अब नीचे आओ, दोनों को जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 से घटते जाओगे 6, 6 से घटते जाओगे 4, 4 से घटते जाओगे 2, फिर छोड़ देना।
अब यहाँ बताओ हम पाई बाई 2 लिखे 1 लिखे, यही समझना यहाँ जरूरी है। हमने बताया कि 0 भी एक इवन होता है भाई, ए भी एक इवन होता है, तो इवन इवन क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। लो जी आंसर आ गया अपना, इसी को सॉल्व कर डालो, आंसर आ जाएगा। गुणा करके बाद में लिख देना, जैसे क्या है 7 5 3 15 7 105, उसके बाद इसे नीचे गुणा करके 8 छंग 48 4 दूनी 8 48 गुणे 8 105/108 इसे पूरा करके इंटू पाई बाई 2 करके इसको लगाना भाई, इस पूरा सिंप्लीफाई करके लिख देना तुम लोग भाई। इतना तो कर लो ना भाई, इतना काम कर दिया यार, थोड़ा हमें भी रहम कर दो हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा भाई, cos 7x लिखा है, cos 7x लिखा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसके पहले पूरे का मतलब समझते हैं। तो 0 से पाई बाई 2 लिखा गया है, तो अभी तक हमने देखा था कि यहाँ साइन वाला पोर्शन अपने के पास तो नहीं है, लेकिन कॉस वाला पोर्शन लिखा गया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको कुछ मत टच करना, पहुंचना है यहाँ पे 7 में से 1 कम लिखना, 6 4 फिर 2 बंद कर दो, फिर 7 लिखना, 7 में से 2 5 गया, 5 में से 2 गया 3 आया, 3 में से 2 गया 1 आया, कितना हो जाएगा पाई बाई 2, क्यों पाई ओ माफ कीजिएगा पाई बाई 2 कैसे होगा भाई, यहाँ एक ऑड है एक इवन है, तो कितना हो जाएगा 1। ये बात समझ में आ गया, 6 4 2 7 5 3 1, इसको एक छोटा सा को पूरा लिख दूँ मैं, छोटा क्या भाई, ये 4 दूनी यहाँ देखो यहाँ कुछ कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3 2 6 कट रहा है, काट दिए, और कुछ कट ही नहीं रहा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 लिख दो, ये कितना हो जाएगा 7 5 35, 16/35 इसका आंसर यही है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। साइन 10x इंटू कॉस एक्स लिखा गया है, अब इसको कैसे लगाओगे, लगा ले जाओगे, छोड़ दो, नहीं इसको बता देता हूँ। 0 से पाई बाई 2 साइन 10x इंटू कॉस एक्स लिखा गया, dx नहीं लिखा गया, इसको कैसे लगाओगे, 10 है लिखा गया, 10 से 1 कम करोगे कितना आ जाएगा 9, फिर 2 2 कम करते जाओ 7, फिर 5 फिर 3 फिर 2, 3 पर 2 कैसे आएगा, 3 के बाद 1 आएगा भाई, 2 कम करोगे तो 1 आएगा ना। अब यहाँ बताने का मकसद यही था, जैसे यहाँ 1 था, यहाँ 1 - 1 मत करना, केवल उसी 1 को लिख देना, बस बात का बात खत्म, बस यही इतना बात रखना जानकारी के लिए यहाँ पे था। दोनों को जोड़ोगे 11 आएगा, फिर 1 2 कम करोगे 9 आएगा, 2 कम करोगे 7 आएगा, 2 कम करोगे 5 आएगा, 2 कम करोगे 3 आएगा, 2 कम करोगे 2 कम करोगे तो 2 आएगा, वाह 1 आएगा भाई। फिर ये 10 है, ये 1 है, कितना इसकी वैल्यू होगा 1, इसको सॉल्व कर डालिएगा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ कुछ पर्सन कट रहा है, 9 कट रहा, 7 कट रहा, 5 कट रहा, 9 7 5 हमने काट दिया, 3 भी काट दिया, लो जी ये तो बड़ा सिंपल आ गया, 1/11 आ गया। लो चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, ठीक है ये हो गया। अब इसके ऊपर मुझे लग रहा है मास्टरी हो गई होगी, कब इस पे वाली फार्मूला को क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन को हल्के में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वाली फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये आप लोगों के लिए भाई, होमवर्क है, होमवर्क करके जरूर आना, ठीक है। चले आगे बढ़े, 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको लगा ले जाओगे। अब आता है भाई समेसन को, अगर समेसन में लिखना हो, समेसन को अगर अपने डिटर्मिनेंट के ऊपर समेसन लगाना हो तो कैसे लगाएंगे उसको देखो। ये अगर आर केवल देखो किसी एक रो में या एक कॉलम में हो तभी डायरेक्टली लगेगा, नहीं जैसे इंटीग्रेशन वर्क नहीं किया वैसे समेसन वर्क करेगा। जैसे अगर हम समेसन डेल आर लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे भाई, समेसन एफ आर, फिर क्या लिखोगे समेसन जी आर, फिर क्या लिखोगे समेसन एच आर, ए बी सी एज इट इज लिख देना, A1 B1 C1, ठीक है। अब अगर इसी के बीच में कहीं भी ऐसे ए के साथ कोई आर आ जाता, बी के साथ कोई आर आ जाता, फिर सबसे पहले तुम इसको पूरे को सिंप्लीफाई करना, फिर उसके बाद जो आर की वैल्यू बाद में आएगा, फिर समेसन आर वाला फार्मूला जैसे पिछले क्लास सीक्वेंस सीरीज में नहीं बताए थे उसी तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन का बताया उस तरह मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करने के बाद लगाना। इसके ऊपर एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा क्योंकि अभी तक मैंने देखा कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आया था, तो अगर आ जाएगा तो इतना समझदारी तो है ही है, कब उसको बता दिया ना, डायरेक्ट मत लगाना। जैसे एक से ज़्यादा, जैसे एक पे है एक पे मैंने इसके ऊपर एक पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन एक से ज़्यादा अगर आ गया, एक रो या कॉलम में से ज़्यादा उसके ऊपर अगर आर फंक्शन लिखा गया है तो फिर वहाँ पे अपना काम वर्क नहीं करेगा, फिर वहाँ पर पहले उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जाके उसको एक सोल्यूशन में लेके आएंगे, उसी एक लाइन में जो बाद मिलेगा उसके ऊपर हम उसको लेके लगाएंगे, तो तब उसके ऊपर हम लेके आएंगे। देखो ये लिखा, यदि एक से अधिक पंक्ति स्तंभ में आर का फलन है तो उसके आगे इसका वो लिखा गया, तो समेसन ओनली आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का पहले एक्सपेंशन करेंगे फिर समेसन उसके ऊपर लगाएंगे, फिर अपना काम होगा, नहीं तो उनका काम नहीं होगा। बात यहाँ तक समझ में आ गया ना, चलो बात यहाँ तक समझ में आ गया, हम लोग अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही, क्या अपना जो डिटर्मिनेंट टॉपिक है ना खत्म। कोई डाउट हो दोस्त को, कुछ भी संदेह हो, कोई डाउट हो कोई संदेह हो, जहाँ भी हो अपन लोग का कमेंट बॉक्स ओपन है यहाँ पे लिख दो, और टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ पे लिख दो। अगर हमारी मेहनत ये हमारी जो मेहनत कर रहे हैं अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए दोस्त, इसके कोई चार्ज नहीं जाएगा, वहाँ सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, उससे क्या होता है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, तो मेहनत करने का एक जो ट्यून होता है थोड़ा और बढ़िया बन जाएगा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी की चर्चा को करेंगे हम अगले क्लास में। अगले क्लास में देखेंगे, हो सके मैट्रिक्स भी एक ही क्लास में हम खत्म कर दें। अब जो भी क्लास लेंगे एक ही क्लास में सारे क्लास को खत्म कर देंगे। जिसका भाई 9 मई को पेपर है कोशिश करो पढ़ना चालू कर दे, क्योंकि हम ग्रेजुएशन पोर्शन को भी सोच रहे हैं 1 शॉर्ट वीडियो लेके आए, एक ही क्लास में सारा रिवीजन हो जाए। तो जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इस भाग दौड़ जिंदगी में थोड़ा खुश रहना भी जरूरी है, तो खुश रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए, जबकि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।